Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. In this episode, we are going to cover some topics which are from RGPV DBMS syllabus. In RGPV DBMS, we are going to cover Unit 5th and syllabus is given here. So जो टॉपिक्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आज हम इस एपिसोड के अंदर कवर करने वाले हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी एक्सप्लेनेशन है टॉपिक्स का वो इजी से इजी होना चाहिए एंड कम से कम टाइम में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि हम कम से कम टाइम में ये सारे टॉपिक्स को कवर कर पाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स कम टाइम में कवर करना नॉट अ इजी टास्क। एंड इन टॉपिक्स को कवर करने में सबसे बड़ा सपोर्ट हमको मिलने वाला है rgpvnotes.in से। rgpvnotes.in से मैंने एक PDF डाउनलोड की है जहाँ पर कि इन सारे कंटेंट्स का एक्सप्लेनेशन मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि थ्योरी पार्ट अवेलेबल है। उसी थ्योरी पार्ट को हम यहाँ पर समझने वाले कि आखिर वो थ्योरी पार्ट्स है क्या। सो जब सिलेबस के अंदर देखें, द फर्स्ट टॉपिक इज स्टडी ऑफ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम means RDBMS through SQL MySQL architecture segments of MySQL। अब ऐसा लग रहा है कि आखिर इतना टफ टॉपिक है। ओके, मीन्स टॉपिक का लेंथ ही इतना बड़ा है, लेकिन इतना टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी इस टॉपिक को समझना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि आखिर MySQL क्या होता है। पहले हमको MySQL के बारे में देखना है। सो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए जो कि आपको MySQL को कम टाइम में समझने में सपोर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़, MySQL इज नथिंग बट अ डेटाबेस सर्वर। अनदर थिंग, MySQL इज फ्लेक्सिबल, मीन दिस इज एडवांटेज ऑफ MySQL। अब फ्लेक्सिबिलिटी को जैसे क्या होगा कि जितने भी डिमांडिंग इन्वायरमेंट है उन इन्वायरमेंट्स के अंदर MySQL आराम से वर्क कर सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशंस की। वेब एप्लीकेशंस मीन्स जैसे कि वेबसाइट, कोई भी आप वेबसाइट का एग्जांपल ले लीजिए। ओके, वेबसाइट के साथ में हम MySQL को यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली वेबसाइट्स, हम बात कर सकते हैं एम्बेडेड एप्लीकेशंस की भी, डाटा वेयर हाउस की भी, कंटेंट इंडेक्सिंग की भी, और डिलीवरी सॉफ्टवेयर्स, हाईली अवेलेबल रिडंडेंट सिस्टम्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स OLTP। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जहाँ पर कि हम लोग MySQL को यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम MySQL को डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर पे रन करने के लिए कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। साथ ही MySQL डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो MySQL का है वो है स्टोरेज इंजन। और स्टोरेज इंजन क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट इसी एपिसोड के अंदर। थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। ओके, जस्ट अभी आने वाला है स्टोरेज इंजन के बारे में। सो एक डायग्राम हमारे सामने है। दिस इज नथिंग बट अ लॉजिकल व्यू ऑफ द MySQL सर्वर आर्किटेक्चर। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमको कुछ लेयर्स दिखाई दे रही है। अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो कुछ कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लाइंट्स, हो सकता है कुछ मशीन्स हो क्लाइंट के अंदर या फिर पीपल हो लाइक अस। यहाँ पर हमको कनेक्शन ऑब्जेक्ट थ्रेड हैंडलिंग शो हो रहा है। देन हियर इज अ बॉक्स फॉर क्वेरी कैचे, दिस इज पार्सर, दिस वन इज ऑप्टिमाइजर। और साथ ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टोरेज इंजिन्स के बारे में। सब इसी आर्किटेक्चर का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, इस आर्किटेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सो कनेक्शन थ्रेड ऑब्लिक हैंडलिंग, दिस इज वन पार्ट। क्लाइंट को हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर यदि हम सेकेंड पार्ट को देखें तो वहाँ पर क्वेरी कैचे, पार्सर और ऑप्टिमाइजर, इसको हम सेकेंड पार्ट के अंदर मीन सेकेंड लेयर के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब यदि हम थर्ड लेयर को देखें तो थर्ड लेयर के अंदर हमको स्टोरेज इंजन दिखाई दे रहा है। अब हमें डिस्कस करना है कि आखिर ये 3 सेक्शंस, 3 लेयर्स है क्या। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, हमको नेम से भी मालूम पड़ रहा है। थ्योरी पे जाने से पहले थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ तो जो फर्स्ट लेयर है या फिर हम बोल सकते हैं टॉप मोस्ट लेयर है, यहाँ पर कनेक्शन या ऑब्लिक थ्रेड हैंडलिंग की बात हो रही है। मीन्स इस लेयर के अंदर आ जाएगा सिक्योरिटी कि करेक्ट यूज़र लॉगिन कर रहा है कि नहीं। लॉगिन से यहाँ पर आ गया ऑथेंटिकेशन,
यानी हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की बात भी कर सकते हैं कि जब भी यूज़र, जब भी क्लाइंट सर्वर के अंदर लॉगिन करेगा, एंटर करेगा, तो वहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन का ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर बात आती है कनेक्शन की भी, कि किस तरह से कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब यदि हम सेकेंड थिंग को यहाँ पर देखें तो सेकेंड थिंग भी हमको क्लियर हो रही है, बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है क्वेरी की। क्वेरी मीन्स व्हाट? क्वेरी इज नथिंग बट एसक्यूएल क्वेरी, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट समथिंग। या फिर हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि ये सेक्शन है कोडिंग के लिए। अब ठीक इसी तरीके से यदि हम लोग थर्ड सेक्शन की बात करें, दिस इज नथिंग बट स्टोरेज इंजन। हमको नेम से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि थ्योरी पोर्शन के अंदर आखिर दिया क्या है। सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पर देखें, टॉप मोस्ट लेयर जो कि क्लाइंट से कनेक्टेड है, वो क्या बता रहा है? कनेक्शन हैंडलिंग को, साथ ही ऑथेंटिकेशन को, सिक्योरिटी को बता रहा है। अब यदि हम लोग सेकेंड लेयर को देखें, सेकेंड लेयर में हमने क्या देखा था कि जितना भी एसक्यूएल से रिलेटेड कोड है वो सेकेंड लेयर के अंदर आ रहा था, जैसे पार्सिंग भी, एनालिसिस भी, ऑप्टिमाइजेशन भी, कैचिंग भी। या फिर हम किसी भी फंक्शन की बात करें, चाहे वो डेट का फंक्शन हो, चाहे टाइम फंक्शन हो, मैथ्स फंक्शन हो या इंक्रिप्शन हो, वो सब कुछ इसी पार्ट के अंदर, इसी लेयर के अंदर आ रहा था। इवन जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा था स्टोरेज इंजन को, वो कोड भी हमको इसी लेयर के अंदर मिलेगा। जैसे कि यदि हम बात करें स्टोरेज प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, व्यूज़, ये सारे के सारे सेकेंड लेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे थर्ड लेयर को। थर्ड लेयर में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर स्टोरेज इंजन रखा हुआ था। एंड स्टोरेज इंजन मीन्स व्हाट? दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोरेज वी कैन से विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग ऑल डेटा स्टोर्ड इन MySQL। अब हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स के फाइल सिस्टम्स वहाँ पर हो, जिससे कि स्टोरेज इंजन कम्युनिकेट करेगा। यदि हम लोग देखें, जो सर्वर होता है, सर्वर कम्युनिकेट करता है स्टोरेज इंजन से, लेकिन सर्वर किसकी मदद लेगा? स्टोरेज इंजन API की मदद लेगा। और जो स्टोरेज इंजन API होता है, डेट कंटेन्स अ कपल ऑफ डजन्स लो लेवल फंक्शंस, में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उस स्टोरेज इंजन API के अंदर। फंक्शन जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करना, ट्रांजेक्शन को फेच करना, रो को फेच करना, रो को सेलेक्ट करना, रो में इंसर्ट करना, रो को डिलीट करना, रो में कुछ भी अपडेट करना हो, टेबल के अंदर अपडेट करना हो, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो स्टोरेज इंजन API प्रोवाइड करता है सर्वर को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्टोरेज इंजन्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि जो स्टोरेज इंजन होता है वो सिर्फ सर्वर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। और स्टोरेज इंजन बहुत ही रेस्पॉन्सिबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है MySQL का, जो कि हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है फिजिकल फाइल्स एंड मेमोरी स्ट्रक्चर्स। यदि हम इस टॉपिक पे ध्यान दें, सिंपल तरीके से शायद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उस स्टोरेज को, कि आखिर किस तरीके से स्टोरेज को यूज़ किया जाए और किस तरह से फाइल्स को उस स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं। हमको देखना है इंट्रोडक्शन। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, जो डेटा होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है फिजिकली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। वहाँ पर स्टोरेज या फिर मेमोरी अवेलेबल होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डेटा की बात हो रही है, और डेटा हम उसी को बोलेंगे यहाँ पर जिसको कंप्यूटर में स्टोर किया जा रहा है। अनदर थिंग, यहाँ पर बात हो रही है DBMS सॉफ्टवेयर की। DBMS सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे कि MySQL इज एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर। इन DBMS सॉफ्टवेयर की मदद से जिस डेटा को कंप्यूटर पे स्टोर किया गया है उसको हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और उस डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जिस कंप्यूटर स्टोरेज की यहाँ पर बात हो रही है, जिस मीडिया की यहाँ पर बात हो रही है, उस मीडिया के स्टोरेज की हियरार्ची को 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंड कैटेगरी का नाम है सेकेंडरी स्टोरेज। ये हो सकता है कि कई लोग फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे हो, बट दे नो अबाउट दिस। ये कोई टफ चीज़ नहीं है, ये हमारी उसी मेमोरी की बात हो रही है जैसे कि हमने रैम के बारे में सुना है, हमने कैच मेमोरी के बारे में सुना है, हमने हार्ड डिस्क के बारे में सुना है।
तो ये जो मेमोरी है प्राइमरी और सेकेंडरी, इन्हीं मेमोरी से रिलेटेड है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज जो डायरेक्टली सीपीयू के थ्रू ऑपरेट होता है। ओके, मीन्स सीपीयू डायरेक्टली जिस स्टोरेज को एक्सेस कर सके, ऑपरेट कर सके, जैसे कि मेन मेमोरी, जैसे कि कैश मेमोरी, जैसे कि रैम। जो प्राइमरी स्टोरेज इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे हम रैम को जानते हैं, हम कैश मेमोरी को जानते हैं। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो डेटा को फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है कि प्राइमरी जो मेमोरी होती है, ओके, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि रैम डेट इज ऑफ 4 GB, ओके, लेकिन जब हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं वो हो जाती है 1 TB की या भी 1000 GB के आसपास। तो ये डिफरेंस आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज को। वैसे आपको क्लियर तो हो ही गया होगा सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स किसकी बात हो रही है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। लाइक मैग्नेटिक डिस्क, लाइक ऑप्टिकल डिस्क, जैसे कि टेप। ओके, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं अब कि लार्ज कैपेसिटी होती है सेकेंडरी स्टोरेज के पास में, इनकी कॉस्ट भी कम होती है, लेकिन सीपीयू डायरेक्टली ओके प्रोसेस नहीं कर सकता सेकेंडरी स्टोरेज को। साथ ही जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो स्लोअर एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटा को। सो बैकग्राउंड प्रोसेस को समझने के लिए फर्स्ट हम एक कमांड रन करके देख लेते हैं MySQL के अंदर। एक कमांड में यहाँ पे रन करने वाला हूँ डेट इज शो फुल प्रोसेस लिस्ट। सो आखिर इस कमांड के अंदर है क्या? ये कमांड हमको ये बता रहा है कि आखिर कौन कौन सी प्रोसेस हमारे बैकग्राउंड के अंदर रन हो रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमको यहाँ पर ID8 ओके एक प्रोसेस यहाँ पे शो हो रही है जिसका यूज़र है रूट, ओके, और ID क्या है 8। सो भी हमने कमांड देखी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे थ्योरी में क्या दिया है। हमें यहाँ पर दिया है शो प्रोसेस लिस्ट, ओके, शोज यू विच थ्रेड्स आर रनिंग। जस्ट अभी हमने क्या किया था, शो फुल प्रोसेस लिस्ट का यूज़ किया था, हम शो प्रोसेस लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं जो कमांड हमको यहाँ पे दी गई है थ्योरी के अंदर, शो प्रोसेस लिस्ट। सो यदि हम देखेंगे हमको यहाँ पे थ्रेड दिखाई दे रहा है, ओके, और वो थ्रेड किसका है, रूट यूज़र का, और जिसकी ID है 12। सो इस तरीके से इस कमांड का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि कौन से थ्रेड्स रन कर रहे हैं। थ्रेड्स मीन्स नथिंग बट प्रोसेस, अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। हम शो प्रोसेस लिस्ट के अलावा इंफॉर्मेशन स्कीमा प्रोसेस लिस्ट टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर MySQL एडमिन प्रोसेस लिस्ट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती प्रिविलेज की। अगर आपके पास में पूरा प्रिविलेज है तो आप सारे थ्रेड्स को देख सकते हो। अगर आपके पास में प्रिविलेज नहीं है तो आप उसी थ्रेड को देख पाओगे जो कि आपके अकाउंट से लिंक्ड है। नाउ देयर इज नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल स्पेसेस। एक्चुअली हम लोग उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना डिस्कस करके आपके लिए टॉपिक इजी हो जाए। ओके, हम कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं लेंगे कि हमारे टॉपिक टफ हो जाए, उतना ही लेंगे जिससे कि हमको टॉपिक इजी लगे। बिकॉज किसी भी टॉपिक का यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सो आई नो आप बुक से पढ़ के या कहीं से भी पढ़ के उस चीज़ को ईजिली समझ सकते हो। तो हमारा मेन मोटो क्या रहेगा, उस टॉपिक को ईजी बनाना और उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि टेबल स्पेस होता क्या है। सो टेबल स्पेस इज अ डेटा फाइल that can hold data for one or more InnoDB tables and associated indexes। अब एक वर्ड यहाँ पर आया है InnoDB tables। सो आखिर ये होता क्या है? These are nothing but हम बोल सकते हैं जनरल पर्पस स्टोरेज इंजिन्स। अब स्टोरेज इंजिन्स क्या होते हैं ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हम बोल सकते हैं कि जो InnoDB होता है, ओके, वो MySQL के अंदर डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन होता है। अब ऐसा नहीं है कि MySQL के अंदर InnoDB ही होता है। यदि आपको InnoDB नहीं चाहिए तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो किसी और स्टोरेज इंजन को यूज़ करने के लिए।
यदि हम किसी और स्टोरेज इंजन की बात करें तो अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है MyISAM। ओके, दिस इज अनदर स्टोरेज इंजन MySQL। अब ऐसा नहीं कि दो ही होते, इसके अलावा भी होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं NDB। NDB इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज इंजन इन MySQL। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है क्या कि इतने सारे स्टोरेज इंजन है तो इनमें कौन सा फास्ट होगा, क्या मुझे InnoDB यूज़ करना चाहिए या फिर मुझे MyISAM यूज़ करना चाहिए। देखिए, सबका अपना पर्पज़ है। ओके, अगर हमको रीड फास्ट चाहिए तो फास्ट रीड के लिए हम लोग MyISAM का यूज़ करेंगे। अगर हमको राइट फास्ट चाहिए तो फास्ट राइट के लिए हम लोग InnoDB का यूज़ करेंगे। रीड और राइट मीन फंक्शनलिटी का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, और हमारी फंक्शनलिटी जिस चीज़ की होगी उसके हिसाब से हम लोग स्टोरेज इंजन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात करें तो MyISAM की परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है InnoDB से। अब किस तरीके से अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हमको भी हमारी थ्योरी को देखना है। ओके, कभी यदि फ्यूचर में डिमांड रहती है रीडर्स की तो मैं एक लेक्चर वीडियो रेडी कर दूंगा कि MyISAM और InnoDB इनमें कौन सा फास्टर होता है और क्यों होता है। सो InnoDB के बाद में वापस हम लोग आते हैं टेबल स्पेस के ऊपर। सो टेबल स्पेस क्या है? ओके, हमें पता है कि InnoDB इज एन स्टोरेज इंजन, लेकिन इस स्टोरेज इंजन के लिए एक स्पेस एरिया की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। तो टेबल स्पेस क्या करता है? स्पेस एरिया का काम करता है किसी भी स्टोरेज इंजन के लिए। और टेबल स्पेस के अंदर हो सकता है कि एसोसिएटेड इंडेक्सेस भी हो। अब एसोसिएटेड इंडेक्सेस मीन्स हम बोल सकते हैं कि किसी दूसरे टेबल का इंडेक्स। ओके, मीन्स टेबल और इंडेक्स डेटा को भी टेबल स्पेस कंटेन करता है। अब हो सकता है कि टेबल स्पेस के अंदर वन या वन से ज़्यादा डेटा फाइल हो। अब हम देख लेते हैं कि टेबल स्पेस को बनाते कैसे। ओके, अगर हमको टेबल स्पेस क्रिएट करना है तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट कमांड का ही यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट। ओके, क्रिएट के बाद में आपको देना है टेबल स्पेस नेम का कीवर्ड। अब टेबल स्पेस क्रिएट कीवर्ड के बाद में हमको एक नेम देना है कि टेबल स्पेस को आप क्या नेम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नेम देना है यहाँ पर EEN, एनीथिंग, हम कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं EEN यहाँ पर नेम दे रहा हूँ। ओके, दिस इज़ द नेम फॉर टेबल स्पेस। अब इस टेबल स्पेस के अंदर हमें ऐड करना है किसी फाइल को। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड, हमको ऐड करना है डेटा फाइल। अब जो भी नेम डेटा फाइल का होगा यहाँ पर हम लोग दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नेम दे दिया EEN.IBD, नेम ऑफ द डेटा फाइल। हमें पता है कि टेबल स्पेस स्टोरेज एरिया है या फिर स्पेस एरिया है किसी स्टोरेज इंजन का, तो हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा इंजन हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है InnoDB। तो ये हमारा सिंटेक्स है, एक कमांड है किस तरीके से हमको क्वेरी लिखना है टेबल स्पेस को क्रिएट करने के लिए। नाउ देयर इज मेनी टाइप्स ऑफ टेबल स्पेसेस। जैसे यदि हम लोग देखें तो 3 टाइप्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम टेबल स्पेस, सेकेंड वन इज फाइल पर टेबल स्पेस एंड थर्ड वन इज जनरल टेबल स्पेस। फर्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम टेबल स्पेस की। तो सिस्टम टेबल स्पेस होती है, उसके अंदर होता है InnoDB, डेटा डिक्शनरी, डबल राइटर बफर, चेंज बफर एंड अनडू लॉग। इसके अलावा टेबल और इंडेक्स डेटा को भी कंटेन करता है सिस्टम टेबल स्पेस। लेकिन जो सेकेंड यहाँ पर होता है डेट इज फाइल पर टेबल स्पेस। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट MySQL के अंदर होता है। ओके, दिस इज इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट इन MySQL 5.6 एंड हायर वर्जन। और जो फाइल पर टेबल स्पेस होता है ये टेबल कंप्रेशन का फीचर भी देता है, ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेसेस का फीचर भी देता है। नाउ द थर्ड वन इज जनरल टेबल स्पेस। दीज आर शेयर टेबल स्पेसेस जिनको क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्रिएट टेबल स्पेस सिंटेक्स का। जैसा कि जस्ट अभी हमने देखा था, हमने एक क्वेरी पुट की थी क्रिएट टेबल स्पेस EEN, ओके, एक डेटा फाइल के लिए। तो वो एक सिंटेक्स है टेबल स्पेस को क्रिएट करने का। इवन आउटसाइड ऑफ द MySQL डेटा डायरेक्टरी भी टेबल स्पेस को क्रिएट किया जा सकता है। एंड दिस टेबल स्पेसेस आर
capable of holding multiple tables and also support tables of all row formats. Now the topic is introduction to data blocks, extents and segments. So यदि हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं. एक है डेटा ब्लॉक्स, अनदर वन इज एक्सटेंट्स एंड नेक्स्ट वन इज सेगमेंट्स. हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट देखूँ, वो है डेटा ब्लॉक, जिसको मैंने डीबी नेम दे दिया. ओके, एक डेटा ब्लॉक हमारे पास में ये है, अनदर डेटा ब्लॉक हमारे पास में ये है. ओके, सो एक्सटेंड क्या होता है, डेटा ब्लॉक्स को जब हम लोग ग्रुप कर देते हैं तो वो हमको मिलता है एक्सटेंट. अब बात करते हैं सेगमेंट की. तो सेगमेंट मीन्स क्या होता है, जब मोर देन वन एक्सटेंट मिल जाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक्सटेंट है, दिस इज अनदर एक्सटेंट, दिस इज अनदर एक्सटेंट. सो मोर देन वन एक्सटेंट मिलके क्या बनाते हैं, सेगमेंट. सो हमने रिलेशन तो देख लिया कि आखिर डेटा ब्लॉक, एक्सटेंट और सेगमेंट में क्या रिलेशन है. अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या. दीज आर नथिंग बट यूनिट्स ऑफ डेटाबेस स्पेस. अगर आपको डेटा अलोकेट करना है स्टोरेज के अंदर, तो ये यूनिट का काम करते हैं कि हम डेटा को डेटा ब्लॉक के अंदर स्टोर कर रहे हैं, कि एक्सटेंट की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, कि सेगमेंट की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, और तीनों में क्या रिलेशन है ये हम लोग देख चुके हैं. एक डायग्राम हमारे सामने, इससे हमको और भी क्लियर हो जाएगा. यदि आप देखेंगे तो डेटा ब्लॉक से मिलके ओके एक्सटेंट यहाँ पर बन रहा है. ठीक, और एक्सटेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें यहाँ पर सेगमेंट मिल रहा है. मीन्स सेगमेंट इज द लार्जर यूनिट इन डेटाबेस स्पेस. और यदि हम थ्योरी पोर्शन में देखें तो जब फाइनेस्ट लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटी, जो फाइनेस्ट लेवल है माइस्क्वेल में डेटा को स्टोर करने के लिए, डेट इज नोन एज डेटा ब्लॉक्स. डेटा ब्लॉक्स को लॉजिकल ब्लॉक्स के नेम से भी जानते हैं, या फिर माइस्क्वेल ब्लॉक्स के नेम से भी जानते हैं, या फिर पेजेस भी बोल सकते हैं. ये सभी डेटा ब्लॉक्स के ही नेम है. अब यदि हम नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल होता है एक्सटेंट. और एक्सटेंट क्या होता है हम लोगों ने देखा है, द ग्रुपिंग ऑफ डेटा ब्लॉक्स इज नोन एज एक्सटेंट. ओके, अब अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है सेगमेंट. और सेगमेंट इज अ सेट ऑफ एक्सटेंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. वन मोर थिंग यहाँ पर यह है कि सेम टेबल स्पेस के अंदर सारे सेगमेंट को स्टोर किया जाता है. यदि और सिंपली बोले तो हर टेबल का डेटा उसके खुद के डेटा सेगमेंट के अंदर स्टोर किया जाता है. अब यदि हम लोग देखें, ओके, यदि हमारे पास में जो एक्सटेंट है, ठीक, उन सभी एक्सटेंट को हम लोग फिल कर चुके हैं. अब यदि हमारे सेगमेंट के अंदर स्पेस है, ओके, तो अनदर एक्सटेंट को हम सेगमेंट को अलोकेट कर सकते हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास में एक सेगमेंट है कुछ इस तरह से. ओके, इस सेगमेंट के अंदर हमने 3 एक्सटेंट को पुट कर दिया, बट अभी भी हमारे पास में एक एक्सटेंट के लिए स्पेस है, तो किसी और एक्सटेंट को हम सेगमेंट के अंदर अलोकेट कर सकते हैं. ये यहाँ पर हमें दिया गया है. एक्सटेंट्स आर अलोकेटेड एज नीडेड. और जैसा कि हम लोग देख चुके थे कि सेगमेंट्स एंड ऑल इट्स एक्सटेंट्स आर स्टोर्ड इन वन टेबल स्पेस. और जैसा भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, फॉर एग्जाम्पल एक डेटा फाइल हमारे पास में है, ओके, 1 नाम की. इस डेटा फाइल से हमने कुछ एक्सटेंट को स्टोर कर लिया सेगमेंट के अंदर, बट अभी भी स्पेस खाली है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरी डेटा फाइल से, जो भी डेटा फाइल का नेम हो, वहाँ से हम एक्सटेंट को सेगमेंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं. सो यहाँ पर सेम थिंग दी गई है. अ सेगमेंट कैन इंक्लूड एक्सटेंट फ्रॉम मोर देन वन फाइल. मीन्स सेगमेंट के अंदर डिफरेंट डेटा फाइल्स से एक्सटेंट आ सकते हैं, लेकिन जब एक्सटेंट की बारी आती है, एक्सटेंट के अंदर सिर्फ 1 फाइल से ही डेटा फाइल्स आ सकते हैं. इन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोफाइल्स. सो प्रोफाइल्स के लिए हम फर्स्ट क्या करते हैं, कमांड चला के देखते हो कि क्वेरी मैं यहाँ पे रन करता हूँ. माइस्क्वेल मैंने ओपन किया है, जस्ट यहाँ पर मैंने पुट किया सो प्रोफाइल्स. ओके, एक क्वेरी हमने टाइप की है, डेट इज शो प्रोफाइल्स. यदि आप देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है,
यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एम्पटी सेट और टाइम यहाँ पे दिया गया 0.00 सेकेंड समथिंग। ओके, मीन्स एक तरह की हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आखिर 0.00 सेकेंड है क्या? हो सकता है कोई टाइम हमको मिल रहा हो किसी क्वेरी के एग्जीक्यूशन का। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि हमको थ्योरी में क्या दिया गया है, सो यदि हम देखें MySQL क्वेरी प्रोफाइलिंग इज अ यूजफुल टेक्निक। ओके, दिस इज अ टेक्निक किस काम में आती है? टू एनालाइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ए डेटाबेस। जैसा कि भी हमने देखा था, अगर आपको ये पता करना हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी डेटाबेस के अंदर 100 रोज को पुट किया है, अब आप इन रोज को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और आपको ये पता करना है कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी रोज रन हुई है, या फिर रो का एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, रो ने या किसी क्वेरी ने रन होने में कितना टाइम लिया है, उसके लिए हम लोग प्रोफाइल का यूज़ करते हैं। जैसा भी हमने MySQL पे क्वेरी को रन करके देखा था। अनदर थिंग, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेरीज रेन अगेंस्ट द डेटाबेस पर सेकेंड, मीन्स वही थिंग जो भी मैंने आपको बताई है। जब आपको टाइमिंग पता करना हो क्वेरी के रन होने की, उस समय हम प्रोफाइल्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं। कुछ क्वेरीज को हम लोग यहाँ पर ले लेते प्रोफाइल में, जैसे यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं शो प्रोफाइल्स नेम की क्वेरी, जैसा कि भी हमने देखा था। ओके, इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं सेट प्रोफाइलिंग ओके इक्वल टू 1। सो यदि एग्जाम में आता है तो आप इन क्वेरीज को पुट कर सकते हैं आपके आंसर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में डेडिकेटेड सर्वर। सो डेडिकेटेड सर्वर, कहीं ना कहीं हम लोगों ने डेडिकेटेड सर्वर का यूज़ किया होगा। हो सकता है किसी वेबसाइट को चलाने में या फिर किसी और एप्लीकेशन के अंदर हमने, या फिर हमारे कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर हमने डेडिकेटेड सर्वर को देखा होगा। एक्चुअली होता क्या है डेडिकेटेड सर्वर? क्या ये कंप्यूटर होता है? एक ऐसा कंप्यूटर जो बाकी रिसोर्सेज को, बाकी नेटवर्किंग को मैनेज करता हो। यस, इसी को बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर। जैसे कि आप नोट्स के अंदर देखें, अ सिंगल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क रिजर्व फॉर सर्विंग द नीड्स ऑफ द नेटवर्क, दैट सिंगल कंप्यूटर इज नाउन एज अ डेडिकेटेड सर्वर। अगर हम सिंपल सा एग्जांपल देखें, ओके, एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को इस तरीके से सेट किया गया है कि वो बाकी कंप्यूटर्स को, बाकी कम्युनिकेशन को मैनेज करे। हो सकता है कि वो डेडिकेटेड सर्वर प्रिंटर रिसोर्स का काम कर रहा हो, लेकिन क्या होता है कि हर सर्वर, यहाँ पे वर्ड देखिए सर्वर, हर सर्वर डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता। हो सकता है कि कुछ सर्वर्स ऐसे भी हों जो कुछ डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो, पर डेडिकेटेड सर्वर का वर्क नहीं कर रहे हो। सो सभी सर्वर डेडिकेटेड हो जरूरी नहीं है। अगर हम लोग बात करें वेब होस्टिंग की, मीन्स हमको वेबसाइट वगैरह लॉन्च करना है अपनी, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डेडिकेटेड सर्वर है उसको किराए पे ले सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि चाहे सॉफ्टवेयर हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, ये सारी चीज़ें हम डेडिकेटेड सर्वर के साथ में रेंट पे ले सकते हैं। सो आई थिंक आपको डेडिकेटेड सर्वर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या कि डेडिकेटेड सर्वर होता क्या है। नाउ यदि हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो वो हमारे सामने है मल्टी थ्रेडेड सर्वर। देखिए, हमको नेम पे जानना है मल्टी थ्रेडेड सर्वर। स्टडी तब बहुत मज़ेदार हो जाती है जब यदि हम नेम से, टॉपिक के नेम से मीनिंग निकालना सीख जाए। अगर आप लोग देखेंगे मल्टी थ्रेडेड सर्वर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मल्टी प्रोसेसर सर्वर। थ्रेड मीन्स क्या? प्रोसेस, सिंपल मल्टी प्रोसेस सर्वर। अगर मैं इस तरीके से वर्ड यूज़ करूं तो आई थिंक हमारे लिए टॉपिक और भी इजी हो जाएगा। अगर मैं सिंपल देखूं तो एक ऐसा सर्वर है जो मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू यूज़ किया जा रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मोर देन वन प्रोसेस सेम सर्वर को शेयर कर रही है, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड सर्वर। सो मल्टी थ्रेडेड सर्वर आल्सो नाउन एज शेयर्ड सर्वर्स। जैसे कि हमको नेम से मीनिंग निकल रहा था, मोर देन वन प्रोसेस सेम सर्वर को शेयर कर रही है। ओके, मेनी यूजर प्रोसेसेस टू शेयर अ फ्यू शेयर्ड सर्वर्स प्रोसेसेस टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मल्टी थ्रेडिंग होती है, ओके, वो किसी भी कंप्यूटर को अलाउ करती है मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम पे
अगर इतनी कैपेबिलिटी मल्टी थ्रेडेड सर्वर के पास में है, डेट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, सो हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं यहाँ पे। अगर एडवांटेजेस की हम बात करें तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, कॉन्करेंसी, मोर देन वन टास्क को हम साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। ओके, मीन्स कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ सर्वर्स यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं। मीन्स एक सर्वर अगर मल्टीपल प्रोसेस यूज़ कर सकती है तो हमको मल्टीपल सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ सर्वर्स को कम किया जा सकता है, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी और मेंटेनेंस भी हमको कम लगेगा अगर नंबर ऑफ सर्वर्स कम रहेगी तो। कंपेटिबिलिटी, पैरेलल टास्क और मोर एफिशिएंट यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडेड सर्वर। अब हम देखें एडवांटेजेस, अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडेड सर्वर या सिंपल मल्टी थ्रेडिंग। फिर डिसएडवांटेज की बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल सर्वर हमारे पास में है, ओके, और मोर देन वन थ्रेड इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो इसका मीनिंग क्या है, इस सर्वर को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा सारी प्रोसेसेस को सेम टाइम पे। मीन्स किसी भी प्रोसेस को सर्वर लीव नहीं कर सकता, सारी प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करके चलना पड़ेगा। तो हमारे सामने एक डिसएडवांटेज ये है, सिंक्रोनाइजिंग रिसोर्सेज डेट आर बेइंग शेयर। अगर हम इसके अलावा देखें तो पोटेंशियल डेडलॉक की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अब डेडलॉक की प्रॉब्लम क्यों आएगी, अगर सेम टाइम पे थ्रेड T1 को भी सर्वर चाहिए, थ्रेड T2 को भी सर्वर चाहिए, T3 को भी सर्वर चाहिए, T4 को भी सर्वर चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पर डेडलॉक की प्रॉब्लम आ जाए। इवन कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। दिखती सी बात है, मोर देन वन थ्रेड है और सेम एक सिंगल सर्वर है, अगर मोर देन वन थ्रेड सेम सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम किया बढ़ जाएगी। इवन जो ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। देखिए हमको नेम पे जाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेट मीन्स हो सकता है कि यहाँ पर मोर देन वन डेटाबेस हो, लाइक डेटाबेस 1 है, डेटाबेस 2 है, डेटाबेस 3 है, और जितने भी डेटाबेस है ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है। तो इस जगह पे कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का, और हमारी थ्योरी में क्या लिखा है अभी हम यहाँ पर देखते हैं। सो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, देन हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DDBMS क्या होता है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकली इंटर रिलेटेड डेटाबेसेस, जैसा कि जस्ट अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डेटाबेस। लेकिन ये ऐसे डेटाबेस होते हैं विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम की, मीन्स DDBMS की। तो दीज आर नथिंग बट दीज आर सॉफ्टवेयर डेट मैनेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ओके, दोनों में हमको कनेक्शन मालूम पड़ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अगर हम सिंपल देखें कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, सो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है ये, डेट इज DDBS इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक फॉर्मूला के रूप में हमारे सामने दिया गया है। लेकिन कई बार कंफ्यूजन होती है कि जिस सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है क्या, ये हमको पता करना है। ओके, तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमको बताया गया है व्हाट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या दिया गया है। सो यदि हम लोग देखें व्हाट इज नॉट अ DDBS, सो टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम्स आर नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। और साथ ही जो लूजली और टाइटली कपल्ड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम होते हैं उसको भी हम DDBS के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते। इवन जो सेंट्रलाइज डेटाबेस होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में नहीं आते। सो नाउ द टॉपिक इज डेटाबेस लिंक्स एंड स्नैपशॉट। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस लिंक के बारे में। सो क्या होता है डेटाबेस लिंक, हम कुछ इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में एक यूज़र है, ओके, ये यूज़र है A, और इस यूज़र के पास में एक डेटाबेस है A नाम का। अब यहाँ पर वन मोर यूज़र है B, और इस यूज़र के पास में वन डेटाबेस है B नाम का।
अब यूज़र ए डेटाबेस ए को एक्सेस कर रहा है, यूज़र बी डेटाबेस बी को एक्सेस कर रहा है। अब यूज़र ए को डेटाबेस बी को एक्सेस करना है, ओके, यहाँ पर एक्सेस करना है। तो उसके लिए क्या करेगा, यूज़र ए डेटाबेस ए के पास से एक लिंक लेगा, ओके, और वो जो लिंक है डेटाबेस बी से कनेक्ट करेगी। इसे हम लोग बोलते हैं डेटाबेस लिंक। यस, ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस लिंक, वो यही डेटाबेस लिंक की यहाँ पर बात हो रही है। अगर यूज़र ए को डेटाबेस बी को एक्सेस करना है तो डेटाबेस ए से एक डेटाबेस लिंक क्रिएट होगी जो बी को एक्सेस करने की परमिशन देगी ए को। लेकिन अगर हम सेम लिंक की बात करें, इस लिंक का यूज़ यूज़र बी नहीं कर सकता। अगर यूज़र बी को डेटाबेस ए को एक्सेस करना है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, यूज़र बी को एक न्यू डेटाबेस लिंक जनरेट करना पड़ेगी, एक न्यू डेटाबेस लिंक क्रिएट करना पड़ेगी डेटाबेस बी के अंदर, जिसकी मदद से वो डेटाबेस ए को एक्सेस कर पाए। तो सिंपल सा फंडा है, अगर डेटाबेस लिंक एक बार बन चुकी है एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के लिए, अगर आपको रिवर्स आना है तो एक नई डेटाबेस लिंक को क्रिएट करना पड़ेगा। सो अब हम देख लेते हैं कि आखिर थ्योरी पोर्शन में क्या दिया है डेटाबेस लिंक के बारे में। सबसे पहले डेटाबेस लिंक इज़ अ पॉइंटर। यस, डेटाबेस लिंक इज़ अ पॉइंटर, जैसा भी हमने देखा था कि एक पॉइंटर बन जाता है अनदर डेटाबेस के लिए। सो डेटाबेस लिंक इज़ अ पॉइंटर। अनदर थिंग, दिस इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। अगर हमने एक डेटाबेस लिंक को क्रिएट किया है तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में नहीं आएगा। दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन। Another thing, an entry in a data dictionary table. Database link is nothing but a entry in a data dictionary table. जैसा भी हमने एग्जाम्पल दिया था, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि किस तरह से एक यूज़र एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में जाता है, बट डेटाबेस लिंक की मदद से। सेम थिंग यहाँ पर हमें पुट की गई है। साथ ही हमको ये भी बताया गया है कि डेटाबेस लिंक के कनेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर रिमोट डेटाबेस होना चाहिए, मीन डेटाबेस आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। मीन्स वहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होना चाहिए और जहाँ पर कि एक ग्लोबल डेटाबेस नेम भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देखें, जहाँ पर कि हमको डेटाबेस लिंक को समझाया गया है। यहाँ पर क्या है कि एक यूज़र है, ओके, ये यूज़र क्या कर रहा है, इस लोकल डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। अब इस डेटाबेस को एक्सेस करते हुए यूज़र को एक्सेस करना है इस रिमोट डेटाबेस को। तो उसके लिए क्या होगा कि जो लोकल डेटाबेस है वहाँ पर एक डेटाबेस लिंक जनरेट होगी, और ये डेटाबेस लिंक क्या करेगी, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी अनदर डेटाबेस से। अब जो यूज़र है वो अनदर डेटाबेस को विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस लिंक एक्सेस कर सकता है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि दूसरे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आखिर लिंक कहाँ से मिली, यूज़र के लोकल डेटाबेस से। ये मेन कॉन्सेप्ट है जो हमको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे पास में किसी टेबल की कॉपी है, ओके, मीन्स कोई टेबल है स्टूडेंट नाम का, और उस स्टूडेंट नाम के टेबल की कॉपी हमारे पास में। तो ये कॉपी एक्चुअली है क्या, ये टेबल एक्चुअली है क्या, जो कॉपी हमको आई है टेबल की, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नैपशॉट। या फिर अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में ये रो है जिसमें रोल नंबर 010 है, ओके। अगर मैं इस रो के अंदर ये 3 फील्ड को ले लूँ, 010 JS और X, तो ये हमारे सामने स्नैपशॉट है कि हमने किसी रो में से एक सबसेट को लिया है। या फिर किसी कॉलम में से अगर मैं किसी इंफॉर्मेशन को ले लूँ, दिस इज नोन एज स्नैपशॉट, मीन्स किसी कॉलम का सबसेट जो हमने लिया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारी थ्योरी में आखिर है क्या। यदि हम थ्योरी के अंदर देखें, अ स्नैपशॉट इज अ रेप्लिका ऑफ ए टारगेट मास्टर टेबल। रेप्लिका मीन्स सिंपल अ कॉपी ऑफ ए टारगेट मास्टर टेबल। अब यहाँ पर भी सोचने वाली बात है, ओके, अगर मान लीजिए कि एक सिंगल टेबल है तो उस टेबल की कॉपी बन जाएगी। लेकिन अगर हम डायग्राम के अंदर देखें, जब हमारे पास में मोर देन वन मास्टर टेबल है, ओके,
डेट मीन्स जो भी स्नैपशॉट है उसको सारे की सारे टेबल मिल के अपडेट करने वाले, बिकॉज सारे टेबल की इंफॉर्मेशन जो अपडेट होगी वो चीज़ स्नैपशॉट के अंदर भी आएगी। और जब मास्टर टेबल स्नैपशॉट को अपडेट करते हैं इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रेश। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, स्नैपशॉट के अंदर वेयर क्लॉज का यूज़ किया जाता है। ताकि वेयर क्लॉज क्या है, हम सभी लोग जानते हैं कि एसक्यूएल के अंदर हम वेयर क्लॉज का यूज़ क्यों करते हैं। जब आपको कंडीशन बतानी हो, ओके, मीन की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमको फेच करना है, उस समय हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं एसक्यूएल के अंदर। ठीक उसी तरीके से स्नैपशॉट भी वेयर क्लॉज का यूज़ करता है ताकि डेटा को कॉन्फ़िगर मीन कस्टम डेटा को एक्सेस कर सके। बट वाई टू यूज स्नैपशॉट, आखिर ज़रूरत क्या है स्नैपशॉट को यूज़ करने की? तो उसका आंसर यहाँ पे है, नेटवर्क लोड को ईजी करने के लिए, मास डिप्लॉयमेंट के लिए, डेटा सबसेटिंग के लिए और डिसकनेक्टेड कंप्यूटिंग के लिए हम स्नैपशॉट का यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डेटा डिक्शनरी के बारे में। एक्चुअली हमको नेम से मीनिंग निकल रहा है डेटा डिक्शनरी, जिसको कि मेटा डेटा भी कहा जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डेटा अबाउट द डेटा, डेट इज़ डेटा डिक्शनरी। मीन्स अगर आपको किसी भी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, किसी भी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आपको डेटा डिक्शनरी वहाँ पे सपोर्ट कर जाएगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा इज़ नाउन एज डेटा डिक्शनरी या फिर मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी को सिस्टम कैटलॉग के नेम से भी जानते हैं। और डेटा डिक्शनरी के अंदर नेम होता है किसी भी डेटा का, ओके, टाइप होता है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है, सोर्स होता है, एक्सेस ऑथोराइजेशन होता है, इवन इट इंडिकेट्स विच एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज द डेटा। दिस इज नोन एज डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी के केस में यदि हम लोग देखें तो हमको टू टाइप्स की डेटा डिक्शनरी देखने को मिलती है, ओके। एक हो जाती है एक्टिव डेटा डिक्शनरी और अनदर हो जाती है पैसिव डेटा डिक्शनरी। अब यदि हम इन दोनों का नेम देखें, हमको नेम से मालूम पड़ रहा है एक्टिव एंड पैसिव में क्या होता होगा। अगर हम एक्टिव डेटा डिक्शनरी की बात करें, सो विच इज़ ऑटोमेटिकली मैनेज्ड बाय द डेटाबेस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव डेटा डिक्शनरी, या फिर इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी के नाम से भी जानी जाती है। और जब बात आती है पैसिव की, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी। और इसका मेन यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जैसे कि आपको डेटा अबाउट फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइल्स के बारे में चाहिए, कौन यूज़र्स यूज़ करने वाले इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पैसिव डेटा डिक्शनरी का उस समय यूज़ किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यूज़। हमको नेम से मालूम पड़ रहा है और हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की। मीन्स अगर डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यू की बात हो रही, मीन्स कहीं ना कहीं डेटाबेस की बात हो रही है। और अगर डेटाबेस की हम लोग बात करें, डेटाबेस का जो व्यू होता है वो हमको टेबल की फॉर्म में होता है। डेट मीन्स ये टॉपिक हमको बता रहा है डेटाबेस के टेबल के बारे में। सो डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यूज आर वर्चुअल टेबल्स, ओके। जब करंट डेटाबेस की बात होती है, उस करंट डेटाबेस के अंदर जो डेटा हमने रिकॉर्ड करके रखा है, उन डेटा को व्यू करने के लिए, उस एक्टिविटी को व्यू करने के लिए वर्चुअल टेबल्स होते हैं, ओके। और इन्हीं वर्चुअल टेबल्स को, इन्हीं व्यूज़ को कहा जाता है डायनेमिक। डायनेमिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब तक हमारा डेटाबेस ओपन रहता है और उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उस चीज़ को ये कंटिन्यूसली अपडेट करते जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक। और जो व्यूज़ होते हैं उनको समटाइम्स वी डॉलर करके भी कहा जाता है। वी डॉलर क्यों, उनके नेम के आगे वी डॉलर का सिंबल बना होता है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं वी डॉलर, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया डेटाबेस। जब भी आप नेम पुट करते हैं उनके नेम के आगे क्या होता है, वी डॉलर। और इन व्यूज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है वो कुछ इस तरह से, जैसे सिस्टम एंड सेशन पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, मेमोरी यूजेज एंड एलोकेशन की इन्फॉर्मेशन, फाइल स्टेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है ना, ओके, प्रोग्रेस ऑफ जॉब्स एंड टास्क, एसक्यूएल एग्जीक्यूशन, स्टेटिस्टिक्स एंड मैट्रिक्स। दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि व्यूज़ के अंदर कंटेन होती है। और व्यूज़ आर नथिंग बट वर्चुअल टेबल। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है, आखिर व्यूज़ का प्राइमरी यूज़ क्या है, हम लोग काय को व्यू को यूज़ करते हैं। सो किसी भी डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए व्यूज़ का यूज़ किया जाता है।
जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कोई टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर कब क्या अपडेट हो रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, उसके लिए हम लोग व्यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन यूज द व्यूज फॉर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड डिबगिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिविलेज एंड सिक्योरिटी। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रिविलेज क्या होता है। अगर हम सिंपल प्रिविलेज को देखें, प्रिविलेज इज नथिंग बट अ राइट टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, मीन्स यहाँ पर बात हो रही है एक्सेस की। जैसे हम सभी ने कहीं ना कहीं पर डेटाबेस को यूज़ किया है, और जब हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यूज़र होते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कोई एडमिन यूज़र होगा, तो उस एडमिन का कुछ और प्रिविलेज होगा डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। एक रूट यूज़र करके होगा, ओके, एक डीबीए करके होगा। मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स होते हैं और हर यूज़र का अपना प्रिविलेज होता है, अपना खुद का राइट होता है कि उसको डेटाबेस को किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कुछ प्रिविलेज यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कनेक्ट टू द डेटाबेस, डेटाबेस को कनेक्ट करने का प्रिविलेज, एक टेबल को क्रिएट करने का प्रिविलेज, ओके, टेबल में से रोज को सेलेक्ट करने का प्रिविलेज, किसी दूसरे यूजर्स के द्वारा स्टोर की गई प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने का प्रिविलेज। सो प्रिविलेज को टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम प्रिविलेज और स्कीमा ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर प्रिविलेज क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, अगर मुझे किसी को सारे प्रिविलेज देना है, किसी को कुछ प्रिविलेज देना है, बिकॉज हम लोग एग्जाम में आंसर पुट करने वाले, तो हमको एक एसक्यूएल क्वेरी भी पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रिविलेज क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि एसक्यूएल क्वेरी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमको प्रिविलेज ग्रांट करना है। ओके, तो हमको ग्रांट क्वेरी का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ग्रांट ऑल, देन हमें पुट करना है प्रिविलेजेस कीवर्ड। अब प्रिविलेज हमको देना है बट किस डेटाबेस के ऊपर, तो हमको डेटाबेस का नेम यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डीबी नेम, और परमिशन किस यूज़र को देना है तो आपको यूज़र का नेम यहाँ पुट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारे पास में यूज़र है जेएस नाम का, सो ये है एसक्यूएल क्वेरी प्रिविलेज देने के लिए। अब हमें देखना है डेटाबेस सिक्योरिटी के बारे में। अब हमको सिक्योरिटी से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या डिस्कस होने वाला है। सो अगर डेटाबेस सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आता है डेटा जिसकी सिक्योरिटी ज़रूरी है, वो डेटाबेस एप्लीकेशंस जो हम डेटाबेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर स्टोर्ड फंक्शंस, डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सर्वर और एसोसिएटेड नेटवर्क हमारे डेटाबेस से, इन सब की सिक्योरिटी की बात होती है। और सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम होता है डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब सिक्योरिटी दी जाती है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए और वहाँ पर अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अब यहाँ पर कंट्रोल करने की बात हो रही है, हो सकता है कि कोई टेक्निकल कंट्रोल की बात हो रही हो सकता है कि प्रोसीजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात हो रही हो, या फिर यहाँ पर बात हो रही है फिजिकल कंट्रोल की। मीन्स टोटल यदि हम लोग देखें तो ये डेटाबेस सिक्योरिटी है जो एक्चुअल में कंप्यूटर सिक्योरिटी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है या फिर रिस्क सिक्योरिटी है। हमको ओवरऑल यहाँ पे रिस्क को मैनेज करना है डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर। सो नाउ अब हमें देखना है प्रिविलेजेस के बारे में। एक्चुअली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रिविलेज होता क्या है, ओके, बट नोट्स में वापस रिपीट हुआ है तो हम देख लेते हैं कि प्रिविलेज एक्चुअली है क्या, क्योंकि बात हो रही है सिक्योरिटी की। सो प्रिविलेज में प्राइमरीली टू प्रोसेस होती है। अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें तो सर्टेन यूजर्स को प्रिविलेज देना, ओके। अगर सेकंड टाइप की बात करें तो यूज़र के ऊपर लिमिटेशंस लगाना। अगर सिंपल यहाँ पर आपको टू टाइप्स की एसक्यूएल क्वेरी दिखाई देगी, एक होता है ग्रांट प्रिविलेज, एक होता है रिवोक प्रिविलेज। जैसे यदि मान लीजिए कोई टेबल हमारे पास में है और उस टेबल के ऊपर हमको प्रिविलेज देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे ग्रांट ऑल ऑन स्टूडेंट, द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट, ओके, ग्रांट ऑल ऑन स्टूडेंट टू पब्लिक।
यानी पब्लिक को स्टूडेंट नाम के टेबल के ऊपर सारे प्रिविलेज देना, ये इस क्वेरी का मेन मीनिंग है। अगर पर्टिकुलर यूज़र को परमिशन देना है, प्रिविलेज देना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रांट ऑल ऑन स्टूडेंट 2। अब यूज़र हमारे पास में है जयेश, तो हमने क्या किया, जयेश को सारे प्रिविलेज दे दिए। अब यदि हमको सारे प्रिविलेज नहीं देना है, हमें कुछ ही प्रिविलेज देना है, जैसे हमको यहाँ पर प्रिविलेज देना है सेलेक्ट करने वाला, ओके, जैसे हमको यहाँ पे प्रिविलेज देना है इंसर्ट करने वाला स्टूडेंट नाम के टेबल पे। हम चाहते हैं कि जो जयेश नाम का यूज़र है, ओके, यूज़र जयेश इन प्रिविलेज को यूज़ करे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ 2 प्रिविलेज दिए हैं, एक सेलेक्ट करने वाला प्रिविलेज और दूसरा इंसर्ट करने वाला प्रिविलेज। सो सिक्योरिटी के अंदर हमने क्या देखा कि किस तरह से हम प्रिविलेज मैनेज कर सकते हैं, जितना वर्क यूज़र को करना है उसको उतनी ही परमिशन देना। इसी तरीके से हम सिक्योरिटी में यूज़र का रोल भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया था कि यूज़र को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिविलेज दिए थे, मीन्स हमने यूज़र को डिफरेंट परमिशन दी थी, जैसे सेलेक्ट करने वाली, इंसर्ट करने वाली, लाइक दिस। तो हम डिफरेंट रोल्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सो आखिर रोल्स का यूजेस क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है रोल्स अलॉट करने की, तो इसके पीछे 1 ऑफ 2 पर्पज़ है। सो टू मैनेज द प्रिविलेज फॉर अ डेटाबेस एप्लीकेशन, टू मैनेज द प्रिविलेज फॉर अ यूज़र ग्रुप। अब यदि हम इतने पॉइंट्स को देखें तो इतने पॉइंट्स के बारे में इन नोट्स के अंदर नहीं दिया गया है, ओके, बट कोई इशू नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे कि आखिर जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, जिनको मैंने येलो से हाईलाइट कर लिया है, ये एक्चुअली है क्या। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट यूज़र रोल्स। सो आखिर यूज़र रोल होता क्या है, ओके, हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी प्रिविलेज हम देते हैं, ओके, उन प्रिविलेज के ग्रुप को एक नेम असाइन कर दिया जाता है, उस नेम को कहा जाता है रोल्स। या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी भी सेटअप को इजी करने के लिए हम कुछ रोल्स को क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे रोल्स को बनाएंगे कैसे, यदि हम लोग यहाँ पर देखें एक ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है क्रिएटिंग अ रोल, तो हम लोग देखेंगे कि रोल्स क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे हमको यहाँ पर रोल क्रिएट करना है, सिंपल मैंने टाइप किया क्रिएट रोल टीचर, ओके, ये हमारे पास में एक सिंटेक्स है। तो एक रोल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, उस रोल का नेम क्या है, उस रोल को हमने नेम दिया है टीचर। अब हमें क्या करना है कि जो रोल हमने क्रिएट किया है उसको कुछ प्रिविलेज देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ग्रांट। अब मैंने यहाँ पे रोल दे दिया क्रिएट टेबल करने वाला, कि पर्सन टेबल को क्रिएट कर सकता है, ओके, और मैं यहाँ पर 1 मोर ग्रांट करने वाला हूँ, डेट इज़, ओके, क्रिएट टेबल काफ़ी है। अब मैं यहाँ पे परमिशन दे रहा हूँ टेबल क्रिएट करने की, किसको, टीचर को, और जो रोल हमने ऊपर बनाया था। अब यदि हमको वापस लेना है प्रिविलेज, तो हम सिंपल क्या करेंगे, रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम टीचर। तो ये कुछ क्वेरी है जो हमको ध्यान रखना है, ओके, जो कि हमको सपोर्ट करेगी हमारे नोट्स के अंदर। सो रोल्स को कैसे क्रिएट करना है ये हमने देख लिया है, ओके, और रोल को कैसे प्रिविलेज देना ये भी हमने देख लिया है, और रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाना ये भी हम देख चुके हैं, रिवोक का हमने यूज़ किया है। अब हमें क्या करना है, रोल्स को ड्रॉप करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक रोल क्रिएट किया था टीचर का, अब इस टीचर नाम की जो रोल हमने क्रिएट किया था इसको हमको ड्रॉप करना है। सो सिंपल हम क्या करेंगे, ड्रॉप रोल, ओके, रोल हमको ड्रॉप करना है, ड्रॉप रोल टीचर, हमने यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर लिया है। नाउ हमको देखना है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। तो कुछ पॉइंट्स मैंने पहले से यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, जैसे जब एसक्यूएल की बात आती है तो स्टार्ट हुआ था IBM लेबोरेटरी के अंदर, ओके। देन यदि हम लोग देखें 1970s के अंदर एसक्यूएल का डेवलपमेंट हुआ था, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसको सेक्यूएल करके भी कहा जाता है। और ओरिजिनली एसक्यूएल का डेवलपमेंट हुआ था IBM DB2 प्रोडक्ट के लिए। SQL is a non-procedural language. So now the topic is Dr. Coates 12 rules for a relational database model. So यहाँ पर हम एक टेबल लेके चलते हैं, ओके। इस टेबल की मदद से हम समझेंगे कि आखिर कोट्स रूल एक्चुअली है क्या। यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट रूल हमको दिखाई दे रहा है इंफॉर्मेशन रूल। इसका सिंपल सा मीनिंग है
कि जो भी टेबल हमारे पास में है, ओके, उस टेबल की वैल्यू की फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे यदि मैं टेबल को देखूं, ओके, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है डेट इज 010, इसको हमने स्टोर कहाँ पे किया है, हमने एक टेबल के अंदर स्टोर किया है। सो सारी इन्फॉर्मेशन को एक टेबल की वैल्यूज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज रूल नंबर 1। सेकेंड रूल, गारंटीड एक्सेस रूल, मीन्स इस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज रखी गई है वो सारी की सारी वैल्यूज एक्सेसिबल है। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका यूज नहीं किया जा सकता या जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट रूल इज सिस्टमेटिक नल वैल्यू सपोर्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हमारे पास में एंट्री करने के टाइम अगर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फ़ोन नंबर हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो जब कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं हो उसकी प्लेस पे आ जाता है नल। नल कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, ना ही नल किसी डोमेन से रिलेटेड है। अगर नल में यहाँ पर एंटर कर रहा हो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नल है ओनली फ़ोन नंबर से रिलेटेड है। हो सकता है कि जब किसी पर्सन की हम एज एंटर ना कर पाए, इस जगह पर भी नल एंटर किया जा सकता है। तो नल का स्पेसिफिक डोमेन नहीं होता और ना ही नल कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है एक्टिव ऑनलाइन रिलेशनल कैटलॉग। सो यदि हम लोग देखें किसी भी डेटाबेस को टेबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटाबेस से यहाँ पर मीनिंग है कि जो भी वैल्यूज हमको पुट करना है, डेटाबेस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ पर एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का। जैसे आपने देखा होगा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल, दीज आर सम ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज जो कि हम टेबल के साथ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पर आता है कॉम्प्रहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज। मीन्स जो भी डेटाबेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं उस डेटाबेस को एटलीस्ट ऐसी लैंग्वेज तो होना ही चाहिए जिसका सिंटेक्स हो। जैसा अगर मैं बात करूँ एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल का सिंटेक्स हमारे पास है कि किस तरह से हमको सेलेक्ट यूज़ करना है, किस तरीके से इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है। मीन्स जो भी टेबल हमारे पास है उस टेबल को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस टेबल के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारा ये रूल। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है व्यू अपडेटिंग रूल। सो हम सभी लोग जानते हैं कि आखिर डीबीएमएस के अंदर व्यू क्या होता है। व्यू इज़ नथिंग बट टेबल की ही इंफॉर्मेशन को देखने के लिए जो वर्चुअल टेबल हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं व्यू। बट यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो भी टेबल हमारे पास में है, यदि हमें इसको अपडेट करना है किसी इंफॉर्मेशन से, तो सिस्टम की मदद से इस टेबल को हम अपडेट कर सकते हैं। ये इस रूल का मीनिंग है। नेक्स्ट रूल हमारे पास है सेट लेवल इंसर्शन अपडेट एंड डिलीशन। एक्चुअली हमको नेम से यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है कि इस रूल्स का क्या मीनिंग होगा। नेक्स्ट रूल हमारे पास है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस सिंपल है, मीनिंग निकल रहा है फिजिकल चेंजेस से। अगर हम लोग फिजिकल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर स्टोरेज भी आ जाता है। स्टोरेज को चेंज करने से हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, हमारे डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, भले ही आप इसको स्टोर करने के मीडियम को चेंज क्यों ना कर दो। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स यहाँ पर बात हो रही है टेबल के स्ट्रक्चर की। अगर टेबल के स्ट्रक्चर में हम चेंजेस करते हैं तो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने से जो भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसे कहा जाता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट रूल यहाँ पर आ जाता है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज़ इंटीग्रिटी रूल। अगर हम इंटीग्रिटी रूल की बात करें तो इसका मीनिंग ये है कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर रोल नंबर प्राइमरी की है मान के यदि हम लोग चले तो मोर देन वन स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। ये क्या करता है, सारा डेटा को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है। इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी रूल्स। मीन्स हर टेबल के अंदर प्राइमरी की होना चाहिए।
नेक्स्ट रूल आता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। देखिए यहाँ पे वर्ड इस बार आया है डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स डेटा को डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम पे या डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देने से एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इस डेटा को हमने किसी और डेटाबेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या वहाँ से हमने इस डेटा को वापस हटा दिया, तो इससे एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट रूल इज नो सबवर्जन। अगर हम लोग इस रूल को देखें तो जो इंटीग्रिटी रूल्स है इसको हम लोग बाईपास नहीं कर सकते, इन रूल्स को हमको फॉलो ही करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है सबवर्जन बाईपास, नो सबवर्जन रूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसक्यूएल क्वेरीज। यदि हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज की बात करें तो यस, यहाँ पर वही एसक्यूएल क्वेरीज की बात हो रही है जिसको हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर सकें। ओके, फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू टेबल व्हाट एवर द नेम ऑफ द टेबल इज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसक्यूएल क्वेरी। सो यदि हम एसक्यूएल का फुल फॉर्म देखें, दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेटा को स्टोर करने के, डेटा को मैनेज करने के काम में आती है RDBMS के अंदर। अगर हम RDBMS टूल्स की बात करें तो कुछ RDBMS टूल्स है जैसे कि MySQL, Oracle, Informix, Sybase, MS Access, ये सभी RDBMS टूल SQL को यूज़ करते हैं, मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है SQL ज्वाइंस। अगर हम लोग नेम पे ध्यान दें, दिस इज SQL ज्वाइंस, मीन्स अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास मोर देन वन टेबल है। ओके, दिस इज टेबल 1 एंड दिस इज टेबल 2। जब हमको टेबल्स को ज्वाइन करने की बात होती है, ओके, तो टेबल की ज्वाइनिंग को हम लोग बोलते हैं SQL ज्वाइन, बिकॉज यहाँ पर हम लोग SQL क्वेरी का यूज़ करते हैं ज्वाइंस लगाने के लिए। जैसे यदि हम लोग देखें तो कुछ एग्जाम्पल थ्योरी में दिया है, जैसे वेयर क्लॉज का हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ज्वाइंस के बारे में आगे और भी बहुत कुछ। नाउ हमें देखना है ज्वाइंस इन SQL। सो ज्वाइन के लिए हमको यहाँ पे एक SQL सिंटेक्स दिया गया है। यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, ओके, ज्वाइन टेबल 2, और यहाँ पर ज्वाइन कंडीशन दी गई है। जैसे यदि मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखूँ तो यहाँ से हमको और भी क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2 वेयर टेबल 1, ओके, कॉलम नेम इन टेबल 1 इज इक्वल टू कॉलम नेम इन टेबल 2। यहाँ पर एक वेयर कंडीशन का यूज़ किया गया है, ओके, दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पर ज्वाइन कीवर्ड का यूज़ किया गया है टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, साथ में कंडीशन भी यहाँ पर यूज़ की गई है। अभी आगे हम और भी बहुत कुछ देखेंगे ज्वाइंस के बारे में, जैसे हम इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन के बारे में हम लोग देखने वाले। जैसे हमारे सामने एक SQL ज्वाइन का एग्जाम्पल दिया गया है। यदि हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में 2 टेबल है। दिस इज टेबल 1, द नेम ऑफ द टेबल इज डाटाबेस टेबल प्रोडक्ट, एंड दिस इज टेबल 2, द नेम ऑफ द टेबल इज ऑर्डर आइटम्स। अब हमें ये देखना है कि आखिर इन दोनों टेबल्स के अंदर किस तरह से ज्वाइंस का यूज़ किया जा रहा है। सो ज्वाइंस लगाने के लिए सबसे पहले इन दोनों टेबल के अंदर आप देखिए कौन से कॉलम कॉमन है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ओके, प्रोडक्ट नाम के टेबल के अंदर प्रोडक्ट नेम कॉलम है, और ऑर्डर आइटम्स नाम के टेबल के अंदर, सॉरी, नॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी। यदि हम दोनों टेबल के अंदर देखें तो हमको प्रोडक्ट आईडी ये कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी जो कॉलम कॉमन है वही कॉलम हमको सपोर्ट करेंगे टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। नाउ एक SQL क्वेरी में यहाँ पे पुट करता हूँ ज्वाइंस को समझने के लिए। यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट, ओके, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं यूनिट प्राइस को, दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम, और साथ में हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं टोटल यूनिट्स को। सेलेक्ट यूनिट प्राइस एंड टोटल यूनिट्स फ्रॉम। अब हमें सेलेक्ट कहाँ से करना है, दोनों टेबल्स के नेम हमको पुट करना पड़ेंगे। तो टेबल के नेम है यहाँ पर प्रोडक्ट, और सेकंड टेबल का नेम है यहाँ पर ऑर्डर आइटम्स। लेकिन हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा वेयर कंडीशन का। अगर मैं वेयर कंडीशन देखूँ तो दोनों को हम आपस में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, कॉमन कॉलम की मदद से। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ऑर्डर आइटम्स डॉट प्रोडक्ट आईडी,
इक्वल टू। ओके, सेकेंड टेबल का नेम हमारे सामने क्या है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट नाम के टेबल से हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट आईडी नाम का कॉलम। तो ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पर पुट कर दिया, मीन्स जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेरी हमारे सामने ज्वाइंस के लिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप इस एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ कर सकते हो अपने आंसर को पुट करने के लिए। ज्वाइंस की क्वेरी तो हमने देख ली, लेकिन अब यदि हम लोग देखें तो हमको यहाँ पर एसक्यूएल इक्वी ज्वाइन और एसक्यूएल नॉन इक्वी ज्वाइन शो हो रहा है। तो नेम से मीनिंग निकल रहा है, अगर हम इक्वी ज्वाइन की बात करें डेट मीन्स यहाँ पर इक्वल साइन का यूज़ होने वाला है। ओके, दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इक्वल साइन का यूज़ करेंगे। और अगर नॉन इक्वी ज्वाइन की बात करें तो यहाँ पर नॉट इक्वल साइन का यूज़ होगा, या तो ग्रेटर देन, या फिर लेस देन, या फिर ग्रेटर एंड इक्वल टू। ऊपर वाली क्वेरी में हमने क्या किया था, हमने इक्वल साइन का यूज़ किया था। मीन्स किस तरह से हमने ये बताया था कि जो प्रोडक्ट आईडी है, ओके, दोनों टेबल्स की इक्वल होना चाहिए, तो हमने इक्वल सिंबल का वहाँ पे यूज़ किया था। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसक्यूएल इक्वी ज्वाइंस के बारे में। अब एसक्यूएल इक्वी ज्वाइंस को भी यहाँ पर इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डेट इज एसक्यूएल इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। सो इनर ज्वाइन मीन्स क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक टेबल है, ओके, दिस इज टेबल T1, हमारे पास में अनदर टेबल है, दिस इज टेबल T2। तो इनर ज्वाइन में क्या करते हैं, इन दोनों टेबल्स के बीच में जितने भी कॉलम्स कॉमन होते हैं उनकी मदद ली जाती है टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। और यदि हम लोग यहाँ पर देखें आउटर ज्वाइंस को, तो आउटर ज्वाइंस में क्या होगा कि हमारे पास में मान लीजिए टू टेबल्स है, एक टेबल है T1, अनदर टेबल है T2। ओके, इस केस में क्या करेंगे, जितने भी कॉलम्स है, जितने भी कंटेंट्स है, उन सभी को आपस में ज्वाइन कर दिया जाएगा, चाहे वो आपस में मैच करते हो या फिर नहीं करते हो। लेकिन आउटर ज्वाइन में आपको और भी बहुत कुछ दिखाई देगा। अभी तो हमने क्या देखा कि सभी को हमने मैच कर दिया। अब हो सकता है कि हमारे पास में दो टेबल हो, एक T1 नाम का टेबल है और एक T2 नाम का टेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओनली लेफ्ट वाली इंफॉर्मेशन को आपस में ज्वाइन करेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब यदि मान लीजिए कि हमारे पास में दो टेबल और है, T1 और T2 नाम का। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो राइट वाली इंफॉर्मेशन है उसको ज्वाइन कर देंगे, इसे हम लोग बोलते हैं राइट आउटर ज्वाइन। तो हमें ध्यान देना है, आउटर ज्वाइंस के अंदर फुल आउटर ज्वाइन आता है, देन लेफ्ट आउटर ज्वाइन आता है, देन राइट आउटर ज्वाइन आता है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में। अभी यदि हम लोग एग्जाम्पल देखें एसक्यूएल इनर ज्वाइन का, तो जो हमने क्वेरी अभी टाइप की थी ऊपर दो टेबल्स के लिए, वही एग्जाम्पल था इनर ज्वाइन के लिए, बिकॉज दोनों टेबल के अंदर हमको जो कॉमन मिल रहा था उसी को हमने यूज़ किया था। जैसे यदि आप लोग देखेंगे हमारे पास में दो टेबल थे, एक प्रोडक्ट नाम का, एक ऑर्डर आइटम नाम का। तो इनर ज्वाइन के अंदर हमने क्या किया कि जो कॉमन कॉलम थे प्रोडक्ट आईडी, उन दोनों की मदद से हमने टेबल्स को आपस में ज्वाइन किया, इसे हम लोग बोलते हैं इनर ज्वाइन। यहाँ पर हमको एक वर्ड और दिखाई दे रहा है, दैट इज एसक्यूएल सेल्फ ज्वाइन। एक्चुअली नेम से हमको मीनिंग निकल रहा है कि आपस में ऑटोमेटिकली टेबल ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए फॉरेन की। और फॉरेन की क्या होती है हम सभी को पता है, जब दो टेबल्स के अंदर कोई भी कॉलम कॉमन होते हैं तो दूसरे टेबल का कॉमन कॉलम फॉरेन की बनता है, ओके, और अनदर टेबल का कॉमन कॉलम प्राइमरी की बनता है। तो किसी टेबल की फॉरेन की किसको रेफरेंस करती है, प्राइमरी की को रेफरेंस करती है, तब हमको क्या मिलता है, एसक्यूएल सेल्फ ज्वाइन। नेक्स्ट हमारे पास है एसक्यूएल नॉन इक्वी ज्वाइन। मीन्स इक्वल का सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते, इक्वल के सिंबल को छोड़ के कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग इस एसक्यूएल क्वेरी को देखें, ओके, तो इस क्वेरी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक साइन यूज़ किया गया है। जैसे हमारे सामने जो साइन है नॉट इक्वल टू, ओके, ये बताता है एसक्यूएल नॉन इक्वी ज्वाइन के एग्जाम्पल को। नेक्स्ट हमारे पास में है आउटर ज्वाइन। एक्चुअली आउटर ज्वाइन में मैंने आपको बताया था कि फुल आउटर ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है। उसी चीज़ को यहाँ पर थ्योरी में बताया गया है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमको यहाँ पर देखना है। जैसे यदि हम लोग देखें क्वेरी फॉर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, यदि आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन को यूज़ करना है
देखते हैं कीवर्ड यहाँ पर है दैट इज लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इस कीवर्ड को हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ठीक इसी तरीके से यदि हमको राइट आउटर ज्वाइन को यूज़ करना है, ओके, जैसे कि नीचे के एग्जांपल में यदि हम लोग देखें तो राइट आउटर ज्वाइन को बताया गया है, तो हम लोग राइट आउटर ज्वाइन नाम के कीवर्ड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक ऐसे यदि फुल आउटर ज्वाइन आपको यूज़ करना है तो फुल आउटर ज्वाइन नाम का कीवर्ड हमको यहाँ पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि ज्वाइंस वैसे ही होता है जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था। ज्वाइंस को करने का उसके अलावा भी तरीके होते हैं। जैसे कुछ स्पेशल सेलेक्ट ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम एनी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ऑल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यदि आप क्वेरी के अंदर देखेंगे, ओके, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वह कॉलम नेम ऑपरेटर यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, एनी। ठीक इसी तरीके से अगर ऑल को हम लोग देखें तो आपको क्वेरी के अंदर ऑल ऑपरेटर का भी यूज़ मिल जाएगा। एसक्यूएल क्वेरी के अंदर लाइक ऑपरेटर भी होता है। ओके, लाइक ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल ये जो डाटाबेस टेबल हमारे सामने है, अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर से ओके उन सिटीज़ को सेलेक्ट करना है जिनके स्टार्टिंग में बी दिया गया है। तो यदि मैं देखूँ तो हमें कौन कौन सी रोज़ मिलेगी, हमें मिलेगी ये वाली रोज़, ये वाली रोज़ और ये वाली रोज़। मीन्स मेरे कहने का मीनिंग ये था कि जिनके एड्रेस के अंदर स्टार्टिंग में बी दिया है तो हमको ये 3 रोज़ यहाँ पर मिलेगी। तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, हमको स्पेशल कैरेक्टर की मदद से सेलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को फेच करता है। जैसे यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो लाइक ऑपरेटर के साथ में हम लोग % और अंडरस्कोर को यूज़ करते हैं। जैसे क्वेरी में यहाँ पे टाइप करता हूँ डेट इज़ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब हमें सेलेक्ट क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है एड्रेस। अब मैं यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर मैंने दे दिया लाइक B%। ओके, ये यूज़ करने का तरीका है। मीन्स अगर मैं देखो जिनके स्टार्टिंग में बी है, हमको उन्हीं एड्रेस को सेलेक्ट करना है, लास्ट में कुछ भी हो। सो इस एग्जाम्पल को एग्जाम में यूज़ किया जा सकता है। अब ज्वाइंस के लिए हम लोग इन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल शो होगा, में सिंटेक्स शो होगा, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वह कॉलम नेम इन और कुछ वैल्यूज हमको दी गई है। इसी तरीके से एग्जिस्ट ऑपरेटर का भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर एग्जिस्ट, ओके, देन यहाँ पे एक सब क्वेरी हमको दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है हायरार्चिकल क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरी। ओके, सो एक हमको यहाँ पर मैप करके दिखाया गया है किस तरीके से हम हायरार्चिकल क्वेरीज का यूज़ करते हैं। सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल या फिर हम बोल सकते हैं कि एक सिंटेक्स हमको यहाँ पे दिया होगा। जैसे एक सिंटेक्स हमारे सामने मीन ज्वाइन के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। सिंटेक्स हमारे सामने यदि आप देखेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, लास्ट नेम एंड मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ किया गया है कनेक्ट बाय, प्रायर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू मैनेजर आईडी। ओके, मीन्स मेन चीज़ यहाँ पर देखने वाली क्या है कि कनेक्ट बाय कीवर्ड का यूज़ किया गया है हायरार्चिकल क्वेरीज को शो करने के लिए। देखिए सारी ज्वाइंस के एग्जांपल है किस तरीके से हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं टेबल्स को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इनलाइन क्वेरी। अब इनलाइन क्वेरी मीन्स क्या, माइंड में क्वेश्चन आता है। सो इनलाइन क्वेरी इज नथिंग बट सब क्वेरी। मीन्स क्वेरी के अंदर हम क्वेरी का यूज़ करते हैं, ओके, ज्वाइंस को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम लोग नीचे एग्जाम्पल के अंदर देखें तो आप पाएंगे कि हमने एक क्वेरी का यूज़ किया है, बट इसी क्वेरी के अंदर एक सब क्वेरी का भी यूज़ किया है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन क्वेरी। नेक्स्ट हमारे सामने है फ्लैशबैक क्वेरी। दिस इज नथिंग बट जब हम किसी डेटा को, किसी रो को एक्सीडेंटली डिलीट कर देते हैं तो उस रोज को वापस रिकवर करना, डेट इज नोन एज फ्लैशबैक क्वेरी। अब किस तरीके से हम थ्योरी के अंदर देखते हैं। सो यदि हम लोग देखें, यहाँ पर दिया गया है दिस इज यूजफुल टू रिकवर फ्रॉम एक्सीडेंटल स्टेटमेंट फेलर्स।
ओके, मीन्स फ्लैशबैक क्वेरी क्या कर सकती है कि जितनी भी रोज को हमने डिलीट किया है उनको वापस ला सकती है। लेकिन यहाँ पर अनडू रिटेंशन टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अनडू रिटेंशन टाइम क्या बोलता है, यदि आपने अनडू रिटेंशन पैरामीटर को 2 आवर्स के लिए सेट कर दिया है, देन सो यहाँ पे 2 आवर्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है यदि हमने किसी डेटा को बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया है, लेकिन अगर डिलीट करने के पहले हमने उसको कमिट किया था, तो 2 आवर्स का टाइम पास होने से पहले पहले हम उस डेटा को वापस रिकवर कर सकते हैं। और सेम थिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से फ्लैशबैक क्वेरी का यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे सामने है जहाँ पर कि फ्लैशबैक क्वेरी का यूज़ किया गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ ANSI SQL। सो कुछ न्यू नेम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है SQL के आगे, डेट इज ANSI। सो दिस इज नथिंग बट जो भी SQL अब तक हम लोग यूज़ करते आए हैं वो सब की सब ANSI SQL ही है। ओके, सो नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANSI? दिस इज स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और SQL के अंदर जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर सेलेक्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, इंसर्ट होता है, वेयर होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं या फिर मेजर कमांड्स है जो कि SQL के अंदर होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एनोनिमस ब्लॉक भी होते हैं। अब एनोनिमस ब्लॉक मीन्स कैसे? जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किन एग्जाम्पल्स को बताया गया है। जैसे आप बोला गया हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनोनिमस ब्लॉक रिटर्न इन PL/SQL। ओके, सो हमको यहाँ पर विजिबल हो रहा है डिक्लेयर, बिगिन एंड एक्सेप्शन। सो इन तीनों को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक SQL की छोटी सी क्वेरी ले लेता हूँ जिसकी मदद से हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बताया क्या जा रहा है। सो यहाँ पर एक SQL क्वेरी में टाइप कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यूज़ किया डिक्लेयर का। ओके, देन हमको यूज़ करना है बिगिन का जैसा कि यहाँ पर दिया है। देन हमको यहाँ पर यूज़ करना है एक्सेप्शन का। तो आखिर ये है क्या और किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे हम देखते हैं। डिक्लेयर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने डिक्लेयर कर दिया एक एक्सेप्शन नेम यहाँ पे। ओके, और उसको हमने नेम दे दिया एक्सेप्शन। मीन्स यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल को। आखिर बिगिन के अंदर क्या होता है? बिगिन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक इफ कंडीशन पुट कर दी। ओके, और इफ कंडीशन के अंदर कुछ कोड हमने यहाँ पे रख दिया और इस इफ कंडीशन को मैं यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ एंड इफ करके। ये हमारा बिगिन वाला कोड है। अब हम देखते हैं कि आखिर एक्सेप्शन के अंदर हम लोग क्या पुट करते हैं। तो एक्सेप्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक कंडीशन दे दी व्हेन एक्सेप्शन नेम जो हमने वेरिएबल बनाया था, देन ओके यहाँ पर हमने कोड दे दिया स्टेटमेंट। ठीक, ये हमारा SQL क्वेरी है और इसको हम लोग एंड कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि हमने SQL क्वेरी को यहाँ पे एंड कर दिया। सो यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया है डिक्लेयर को, हमने यहाँ पर यूज़ किया है बिगिन को, हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक्सेप्शन को। जैसे हम डिक्लेयर कीवर्ड का यूज़ क्यों करते हैं? डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, कर्सर्स को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा। ओके, हमने एक्सेप्शन नेम नाम के वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया। अब बिगिन को हम क्यों यूज़ करते हैं? दिस इज़ अ मैंडेटरी कीवर्ड। यस, हमने यहाँ बिगिन को यूज़ किया बिकॉज इट इज मैंडेटरी, जो ये बताता है कि किस कोड को एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोग्राम कोड को रन करना है। ओके, अब इस बिगिन के अंदर हम लोग पुट करते हैं उन सारे कोड को जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है। अब नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन इज एन ऑप्शनल कीवर्ड। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि एक्सेप्शन के सेक्शन को बताता है। मीन्स जब भी हमारे कोड के अंदर एक्सेप्शन आएगा, ओके, मीन्स ये कंडीशन अगर होती है उस केस में हमको एक्सेप्शन को कुछ इस तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो इस कोड को आप यूज़ कर सकते हो। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है, तो आप इस कोड को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और हमने हमारे कोड के अंदर एंड कीवर्ड का भी यूज़ करेंगे।
ओके, यदि आप देखें तो एक एग्जाम्पल भी हमको यहाँ पे दिया गया है। ओके, जैसे बिगिन कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ किया गया है, एंड कीवर्ड का यूज़ किया गया है। ओके, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर एक करंट डेट को डिक्लेयर किया गया है, देन यहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट किया गया। एक्सेप्शन का यहाँ पे यूज़ नहीं किया, बिकॉज एक्सेप्शन तो ऑप्शनल है। तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने ये भी है जिसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ द टॉपिक इज कर्सर। सो कर्सर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ पॉइंटर। ओके, अब पॉइंटर वर्ड हमने क्यों यूज़ किया है, हम इस थ्योरी पोर्शन को रीड करने के बाद देखते हैं। सो कर्सर इज नथिंग बट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, हम बात कर रहे हैं डेटाबेस कर्सर की, जहाँ पर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है डेटाबेस कर्सर, जो कि इनेबल करता है ट्रेवर्सल ओवर द रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। जैसे यदि हम लोग देखें, हमें रिट्रीवल का फीचर मिल जाता है, एडिशन का फीचर मिल जाता है, रिमूवल ऑफ डेटाबेस का फीचर मिल जाता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ कर्सर। एंड देयर इज टू टाइप्स ऑफ कर्सर, वन इज इम्प्लिसिट कर्सर, अनदर वन इज एक्सप्लिसिट कर्सर। हम देखेंगे कि आखिर इन कर्सर्स के लिए किस तरह से हम एसक्यूएल क्वेरी बना सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं क्वेरी इम्प्लिसिट कर्सर के लिए, देन हम एक्सप्लिसिट कर्सर के लिए क्वेरी को देखेंगे। ओके, सो एसक्यूएल प्लस हमारे सामने है, एंड एक टेबल मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। उस टेबल को मैं फेच करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट। तो टेबल हमारे सामने है। ओके, अब हमें क्या करना है, इम्प्लिसिट कर्सर का यूज़ करना है। सो यदि आप देखेंगे एक क्वेरी मैंने यहाँ पर पुट की है, सो यहाँ पर हमने इम्प्लिसिट कर्सर का यूज़ किया है। जैसे यदि आप देखेंगे डिक्लेयर कीवर्ड का हमने यूज़ किया है, देन हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को पुट करते चले गए। ओके, तो आखिर यहाँ पर इम्प्लिसिट कर्सर कैसे काम कर रहा है, तो इम्प्लिसिट कर्सर क्या करता है, ओरेकल में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर हमने इम्प्लिसिट कर्सर कहाँ पे यूज़ किया है, तो एक एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको, SQL% नॉट फाउंड। ये एट्रीब्यूट इम्प्लिसिट कर्सर के लिए है। SQL% फाउंड ये एट्रीब्यूट इम्प्लिसिट कर्सर के लिए। तो जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, ये एग्जाम्पल इम्प्लिसिट कर्सर के लिए आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा किस तरह से हम लोग कर्सर को क्रिएट करते हैं। ओके, सो ठीक उसी तरीके से एक्सप्लिसिट कर्सर भी होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है हम थ्योरी के अंदर देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं इम्प्लिसिट कर्सर के बारे में। सो दिस इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय ओरेकल whenever an SQL statement is executed. Another thing, on implicit cursor, programmers cannot control the implicit cursor and the information in it. लेकिन जब बात आती है explicit cursor की, तो these are totally programmer defined cursors and more control over the context area. It is created on a select statement. एक बात ध्यान देने वाली क्या है, इट इज़ क्रिएटेड ऑन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो आखिर किस तरह से हम लोग क्रिएट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को जो एक कर्सर बनाना है, मैंने कर्सर कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब मुझे इस कर्सर को नेम देना है। ओके, तो हमने क्या किया, कर्सर को एक नेम दे दिया। मैंने नेम दे दिया सी स्टूडेंट। हम एक्सप्लिसिट कर्सर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देन हमको यहाँ पर इस कीवर्ड को यूज़ करना है, मैंने यूज़ कर लिया। अब हमको सेलेक्ट स्टेटमेंट को लगाना है, जैसे कि हमको थ्योरी में दिया है। अब हमें सेलेक्ट क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सेलेक्ट करना है रोल नंबर, मुझे सेलेक्ट करना है नेम, बट कहाँ से, टेबल का नेम हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ मैं टेबल का नेम दे देता हूँ, जो भी आपको देना हो। ओके, यहाँ मैं टेबल का नेम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हमारा तरीका है एक्सप्लिसिट कर्सर को क्रिएट करने का। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कर्सर बनाए जाते हैं। सो कर्सर पे हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, हम कर्सर को डिक्लेयर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के अंदर देखें, यहाँ पर डिक्लेयर कीवर्ड का यूज़ किया गया और मैंने आपको बताया था प्रीवियस एग्जांपल में जब हमने कंसोल का यूज़ किया था कि जो एट्रीब्यूट होता है कर्सर के अंदर, आपको परसेंट का सिंबल उसके अंदर दिखेगा। ओके, हमने यहाँ पर कर्सर को डिक्लेयर किया, देन हमने यहाँ पर बिगिन किया और यहाँ पर हमने एंड कर दिया लास्ट में, यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया कर्सर को। ओके, तो ये था कर्सर बनाने का तरीका। इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लिसिट कर्सर का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है, जो कि आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो।
नाउ द टॉपिक इज स्टोर प्रोसीजर। सो स्टोर प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, ओके, कि हम किस तरह से क्वेरी पुट करेंगे स्टोर प्रोसीजर के लिए। सो मैं यहाँ पर एक क्वेरी पुट करता हूँ, मुझे क्रिएट करना है प्रोसीजर, ओके, जस्ट राइट क्रिएट, ओके, देन प्रोसीजर, देन नेम ऑफ द प्रोसीजर, जो भी नेम हमको देना हो, ओके। तो मैंने यहाँ पर EEN ये हमने प्रोसीजर को नेम दे दिया, ठीक। अब इस प्रोसीजर के अंदर हमें करना क्या है, हम अज कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन जो भी हमको वर्क करवाना है प्रोसीजर से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। दैट मीन्स ये प्रोसीजर क्या काम करेगी, स्टूडेंट नाम के टेबल में जो भी डेटा है उसको फेच करेंगी और हमको यहाँ पे गो कीवर्ड को यूज़ करना है। ये हमारा प्रोसीजर बनाने का तरीका है। अब यदि हमको प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है, जस्ट उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, EXEC एग्जीक्यूट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, साथ में प्रोसीजर का नेम जो कि मैंने EEN क्रिएट किया था। सो इस तरह से हम लोग प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं। ये प्रोसीजर को क्रिएट करने का तरीका है। और आई थिंक इस क्वेरी को देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रोसीजर के अंदर होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरी पोर्शन में क्या लिखा है। सो प्रोसीजर क्या होती है, या तो हम प्रोसीजर बोल सकते हैं, या फिर स्टोर प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, या फिर एक सब रूटीन भी कहा जा सकता है, जैसे कि एक सब प्रोग्राम होता है, ओके। एक प्रोसीजर का नेम होता है, जैसे कि हमने भी नेम दिया था EEN। एक प्रोसीजर का पैरामीटर लिस्ट भी होती है, और एक प्रोसीजर के लिए SQL स्टेटमेंट भी होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर, ओके। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई स्टोर्ड प्रोसीजर्स, आखिर क्यों यूज़ करें, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सो यदि हम लोग देखें स्टोर्ड प्रोसीजर को, तो ये फास्ट होती है, इसलिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मीन्स किसी कोड को बार बार लिखने से अच्छा है, ओके, कि हम उसके लिए एक प्रोसीजर रेडी कर लें, और उस प्रोसीजर को कॉल करने से जितना भी टास्क हमको करवाना है वो सारा टास्क हो जाता है। जैसे कि हम लोग एक फंक्शन को यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, फंक्शन बना के रख लो, और जब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे वो टास्क बार बार रिपीट होती रहेगी। स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर पोर्टेबल, स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर ऑलवेज अवेलेबल, बिकॉज डेटाबेस के अंदर ही होता है एक सोर्स कोड की तरह, तो इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमेशा अवेलेबल होता है। स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर माइग्रेटरी। नाउ क्रिएट प्रोसीजर, तो आखिर स्टोर्ड प्रोसीजर को बनाते कैसे, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करेंगे। सो कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए सिंटेक्स हमको यहाँ पर दिया है, और एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया था किस तरह से हम लोग प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। जिस तरह से सी प्रोग्राम के अंदर फंक्शन होता है, ओके, जिस तरह से जावा या अदर प्रोग्रामिंग फंक्शन होता है, ठीक फंक्शन वैसे ही यहाँ पर भी होता है। सो फंक्शन को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, तो थ्योरी शायद ना पढ़ना पड़े हमको। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैंने क्रिएट कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ किया। अब हो सकता है कि वो फंक्शन पहले से बना हो, ओके, तो उस पुराने फंक्शन को हटा के नया फंक्शन बन जाए, तो हमने क्रिएट और रिप्लेस कीवर्ड का यूज़ किया, ओके। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो उस फंक्शन को हमको नेम देना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, उस फंक्शन को EEN नेम दे देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन को एक नेम दिया है। ये फंक्शन को क्रिएट करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है, ओके, रिटर्न। अब क्या रिटर्न करने वाला है, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, ओके। तो ये रिटर्न करने वाला है टोटल नाम का वेरिएबल। आखिर टोटल नाम के वेरिएबल में क्या है, पहले एक वेरिएबल तो हम बना लेते हैं। इस वेरिएबल का टाइप क्या रहेगा, नंबर, जिसकी साइज हमने 2 यहाँ पर बना दी। स्टार्टिंग में भी क्या है, खाली है, ओके। अब हम यहाँ पे कोड को बिगिन करते हैं। मैंने बिगिन कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ पर एक SQL क्वेरी पुट करना है। मैंने सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया। देन काउंट हमने यहाँ पे रखा है। सेलेक्ट काउंट क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि टोटल काउंट करना है जितनी भी रोज टेबल के अंदर होगी, और उनको काउंट करके कहाँ पे पुट करना है, टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर।
वो वेरिएबल जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। लेकिन काउंट कहाँ से करना है, किस टेबल से करना है, स्टूडेंट्स नाम के टेबल से सारी रोज को काउंट करना है। ओके, और काउंट करने के बाद ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये रिटर्न करने वाला है टोटल। टोटल क्या है, एक वेरिएबल है, और यहाँ पर हम इस फंक्शन को एंड कर देंगे। तो ये सिंटैक्स है फंक्शन को बनाने का, जो कि आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये तो हमने देख लिया। ओके, ये फंक्शन को बनाने का तरीका है। अब फंक्शन होता क्या है? सो फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम दैट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया है। ओके, अब यदि हम लोग देखें एक फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसा भी आपने देखा कि फंक्शन के अंदर हम किसी भी कोड को रख सकते हैं, जैसे कि सी प्रोग्राम में करते हैं। तो एक फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको फार्मूला पुट करना हो, जो भी लॉजिक पुट करना हो, या किसी भी कोड को आप फंक्शन के अंदर रख सकते हो। लेकिन जब बात आती है दूसरी प्रोग्रामिंग की लाइक सी, तो वहाँ पर फंक्शन को कॉल भी किया जाता है। ओके, मैंने क्या वर्ड किया कि फंक्शन को कॉल करते। आखिर डबल ई एन नाम का फंक्शन है, कॉल कैसे करेंगे? जस्ट उसी तरीके से जैसे अदर प्रोग्रामिंग में होता है, डबल ई एन रख के आपने पेरेंथेसिस यहाँ पे पुट कर दिया, इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। इस तरह से आप फंक्शन को कॉल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिगर। यदि हम ट्रिगर को देखें तो ट्रिगर को यदि हम लोग वर्ड को देखें तो हमको माइंड में आता है एक गन। हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते रहते हैं किस तरह से गन होती है, और उस गन का यहाँ पर एक ट्रिगर होता है। ओके, अब जैसे ही हम इस ट्रिगर को फायर करते हैं, इस ट्रिगर को प्रेस करते हैं, एक बुलेट गन में से निकल जाती है। तो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर एक एक्शन को इनिशिएट करता है। हम बोल सकते हैं फायर्स एन एक्शन। जैसे कि यदि हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं अभी, ओके, तो हमारे सामने एक ऑपरेशन आता है इंसर्ट, हमारे सामने ऑपरेशन आता है अपडेट, हमारे सामने ऑपरेशन आता है डिलीट। ऐसे कुछ ऑपरेशन है जो मैं आपको बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बता रहा हूँ। हो सकता है कि जब भी आप इंसर्ट करो एक ट्रिगर फायर हो जाए, जब भी आप अपडेट करो एक ट्रिगर फायर हो जाए, जब भी आप डिलीट करो एक ट्रिगर फायर हो जाए। आखिर ट्रिगर बताता क्या है? ट्रिगर मीन्स एनी एक्शन। हो सकता है कि इंसर्ट करने पे वो आपको ये बता दे कि इतनी नंबर ऑफ रोज इंसर्ट हो चुकी है। हो सकता है कि डिलीट करने पे आपको ये बता दे कि रो एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकता है कि अपडेट करने पे आपको ये बता दे कि रो अपडेट नहीं हो सकती। तो किसी भी एक्शन को बताने के लिए ट्रिगर का यूज़ किया जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि आपको एंटर करना है रोल नंबर। अब रोल नंबर के अंदर आपने क्या किया, बिना नंबर के सिर्फ टेक्स्ट को ही एंटर कर दिया, जो कि अलाउड नहीं है। ऐसा करने पे आपको एक एरर मैसेज देगा। एक्चुअली एरर नहीं है, एक मैसेज जो एक ट्रिगर की तरफ से। ओके, हम लोग एरर मैसेज को हटा देते हैं, बिकॉज ट्रिगर एक अलग चीज़ है। ओके, ट्रिगर मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्टूडेंट की एज एंटर की, ओके 20, तो ट्रिगर आपको ये बता सकता है कि जो पुरानी एज आपने एंटर की थी स्टूडेंट की, उससे न्यू स्टूडेंट कितने साल बड़ा है। ओके, ऐसे केस में हम लोग ट्रिगर को यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रिगर्स कब इनिशिएट होते हैं? जब इवेंट लाइक इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ऑकर, तब ट्रिगर्स इनिशिएट होते हैं, मीन्स एक्शंस इनिशिएट होती है। एंड ट्रिगर्स आर इवेंट ड्राइवन स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स। वन मोर थिंग, ट्रिगर्स कैन नॉट बी कॉल्ड और एग्जीक्यूटेड। यदि हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर की बात करें, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर फंक्शन की बात करें, उनको कॉल करना पड़ता है। पर ट्रिगर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। जो डीबीएमएस होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स को फायर कर देता है। और ट्रिगर्स का यूज़ होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक सिंटेक्स दिया गया है, किस तरह से हम ट्रिगर को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इस सिंटेक्स को हमको फॉलो करना है ट्रिगर को क्रिएट करने के लिए। जैसा कि हमने फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर में देखा था कि हमको ट्रिगर को क्रिएट करना है तो क्रिएट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। हम रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। देन ट्रिगर कीवर्ड, ट्रिगर को जो भी नेम आपको देना है उस नेम को यहाँ पर हम दे देंगे। देन हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर, आफ्टर, इंस्टीड ऑफ का, मीन्स इंसर्ट क्वेरी को पुट करके, अपडेट क्वेरी को पुट करके, डिलीट क्वेरी को पुट करके। ओके, तो ट्रिगर बनाने का तरीका है। सो नाउ द टॉपिक इज म्यूटेटिंग एरर्स।
अगर हम नेम पे ध्यान दें, म्यूटेटिंग एरर्स मीन्स एक टेबल हमारे पास है, ओके। अब इस टेबल से हमने ट्रिगर को फायर किया। अब हो सकता है कि ये ट्रिगर इसी टेबल को एक्सेस करने की कोशिश करे, इसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेटिंग एरर्स। सो द म्यूटेटिंग टेबल एरर्स ऑकर व्हेन अ ट्रिगर अटेम्प्ट टू एक्सेस अ म्यूटेटिंग टेबल like the table from which trigger has been called. Now the next one is instead of triggers. So हम कुछ इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में मोर देन वन टेबल है, यानी यहाँ पर 3 टेबल्स हैं, ओके। दिस इज टेबल T1, दिस इज टेबल T2 एंड दिस इज टेबल 3C। और इंस्टेड ट्रिगर का यूज़ होता है DML इवेंट के अंदर। हम सभी लोग जानते हैं कि DML क्या होता है, जब डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, ओके। तो अब यदि हम तीनों टेबल्स को देखें, तो अगर हम तीनों टेबल्स से डेटा ले रहे हैं, T1 से भी, T2 से भी और T3 से भी, यहाँ पे तीनों टेबल्स के अंदर हम डेटा को पुट कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे तीनों टेबल्स के अंदर डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है, ओके। सो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। एल्स हमको यहाँ पर एरर आ सकता है बिकॉज सेम टाइम में डेटा के अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है। उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, ताकि एरर्स ना आए। तो ये होता है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स में मोर देन वन बेस टेबल के अंदर यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं थ्योरी पोर्शन में क्या दिया है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स कैन बी डिफाइंड ऑन एदर टेबल और व्यूज, ओके। वन मोर यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है, instead of triggers can provide the logic to modify multiple base table through a view or to modify base table, जैसा कि अभी हमने देखा था। एक एग्जांपल हमको यहाँ पे दिया है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का। सो फर्स्ट यदि हम लोग देखें तो एक व्यू को यहाँ पे क्रिएट किया गया है, व्यू का नेम है व्यू टेस्ट, और साथ में एक सेलेक्ट स्टेटमेंट को पुट किया गया है, और साथ में वह कंडीशन भी हमको यहाँ पर दे दी गई है। अब बात करते हैं कि ट्रिगर कैसे बनाया गया है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें, एक ट्रिगर क्रिएट किया गया है, ओके। इंस्टेड ऑफ कीवर्ड का यूज़ यहाँ पर है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर के अंदर। इंसर्ट ऑन व्यू टेस्ट फॉर ईच रो, बिगिन कीवर्ड है। अब यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर टू इंसर्ट क्वेरी का यूज़ किया गया है। सो ये है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर को क्रिएट करने का तरीका। So now the topic is DDL. DDL means Data Definition Language. एक ऐसी SQL लैंग्वेज, मीन्स अब बात SQL की ही हो रही है, बट DDL में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, मीन जो टेबल का स्ट्रक्चर है, उस पर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। किस तरह से हम लोग देखते हैं, यदि हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट और रीनेम, ओके। ये कुछ एग्जांपल्स में रखे हुए। अब हम लोग इसकी SQL क्वेरी बना के देखते हैं। जैसे हम लोग पहले क्रिएट टेबल के लिए देखते हैं, एक क्वेरी मैंने यहाँ पे पुट की क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ओके। अब क्या वैल्यूज पुट करना है हमको बताना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं रोल नंबर को हम इंटीजर रख लेते हैं, ओके। एंड नेम को हम लोगों ने कैरेक्टर पुट कर दिया कुछ इस तरह से, ओके। सो डेटा टाइप को मैं नीचे पुट कर देता हूँ। हमें बताना पड़ेगा क्या कि डेटा टाइप हम लोग क्या दे रहे और क्या साइज हमको पुट करना है, ठीक। तो ये हमारी क्रिएट टेबल की क्वेरी है, मीन्स क्रिएट क्वेरी, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अल्टर टेबल की क्वेरी, ओके। तो अल्टर टेबल में हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, अल्टर टेबल, द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, तो मैंने ऐड करके यहाँ पर यूज़ किया। कॉलम को मैंने नेम दे दिया सिटी, और सिटी को मैंने डेटा टाइप यहाँ पर बता दिया। तो अल्टर टेबल में हम क्या कर रहे हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं, ओके। टेबल में एक कॉलम को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ड्रॉप टेबल में हम टेबल को डिलीट करने वाले हैं, ओके। तो ड्रॉप टेबल में हम कुछ इस तरह से क्वेरी पुट कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो टेबल यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। नाउ अब हमको ट्रंकेट यूज़ करना है, तो ट्रंकेट के लिए हम कुछ इस तरह से कमांड यूज़ कर सकते हैं।
ट्रंकेट, ओके, एंड नेम ऑफ द टेबल डेट इज स्टूडेंट। तो हमारा टेबल खाली हो जाएगा, मीन्स सारे रिकॉर्ड्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब यदि हमको कमेंट यूज़ करना है तो कमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से सिंबल पुट करके, ओके, जो भी आपको कमेंट देना है यहाँ पर हम कमेंट दे सकते हैं। मीन्स एसक्यूएल क्वेरी के अंदर आपको डबल जो सिंबल है, ओके, डबल डैश को यूज़ करके हम कमेंट को वहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हमें यूज़ करना है रीनेम, ओके। तो रीनेम के लिए हम कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ओके। मैं रीनेम को यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। यहाँ पर हमने दे दिया अल्टर टेबल कमांड का ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो जो स्टूडेंट नाम का टेबल है इसको हम अल्टर करने वाले हैं। अल्टर में हम क्या करेंगे, रीनेम टू स्टूडेंट से हटा के मैं इसको नेम दे देता हूँ विद्यार्थी। तो द नेम ऑफ द टेबल इज रीनेम, चेंज हो गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज DML, मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमको नेम से क्लियर हो रहा है कि जो भी डेटा हमारा स्टोर है उसको हम मैनेज करने वाले हैं। किस तरह से देखते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन, प्लान, लॉक टेबल। सो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम इनके लिए एसक्यूएल क्वेरी पुट करेंगे। सबसे पहले हम सेलेक्ट से स्टार्ट करते हैं। जस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारा तरीका होगा सेलेक्ट क्वेरी को यूज़ करने का। अब हम इंसर्ट को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट, और जो भी वैल्यूज़ हमको देना है उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। लाइक 010 रोल नंबर हो गया, एंड यहाँ पर मैं नेम पुट कर दिया जयेश। तो ये इंसर्ट कमांड को यूज़ करने का तरीका है। अब हम लोग देखते हैं कि अपडेट कमांड हम कैसे यूज़ करेंगे। अपडेट एसक्यूएल क्वेरी की बात हो रही है, ओके। तो अपडेट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपडेट कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सिंपल मैंने क्या लिखा, अपडेट स्टूडेंट, ओके। अब सेट, मुझे यहाँ पे क्या सेट करना है कि जो रोल नंबर हमने बनाया था, ओके, सेट रोल नंबर इक्वल टू 11। लेकिन हमको यहाँ पे एक कंडीशन देना पड़ेगी, किसका, वेयर नेम इक्वल टू जयेश। मीन्स हम रो के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। ये हमारा अपडेट क्वेरी को यूज़ करने का तरीका है। अब हमको डिलीट यूज़ करना है, ओके। तो डिलीट के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, ओके। वेयर के बाद कंडीशन हमें देना है, मैं यहाँ पे रोल नंबर दे देता हूँ, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 010। तो वो वाली रो डिलीट हो जाएगी जहाँ पर रोल नंबर 010 है। एक्चुअली हम मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन, इनके लिए भी यहाँ पे क्वेरी पुट कर सकते हैं, बट स्पेस हमको कम पड़ जाएगी बिकॉज इनकी क्वेरी थोड़ी लेंदी हो जाएगी, ओके। मीन्स जितनी क्वेरीज हमने देखी उतनी भी आपके लिए सफिशिएंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको लगता है कि आपको इन कमांड्स की भी क्वेरीज पता होना चाहिए तो यू जस्ट पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। आई विल मेक क्वेरीज फॉर यू, ऑल अदर ऑप्शंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज DCL, मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एक्चुअली हमको नेम से मालूम पड़ रहा है, ओके। मीन्स ग्रांट, कुछ परमिशन प्रिविलेजेस देना, रिवोक प्रिविलेजेस को वापस ले लेना। अब हम इनके लिए क्वेरी देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम ग्रांट के लिए देख लेते हैं किस तरह से एसक्यूएल क्वेरी बनेगी। जस्ट टाइप कीवर्ड ग्रांट, देन मुझे सेलेक्ट करने की परमिशन देना है यूज़र को। वो यूज़र इंसर्ट भी कर सकता है टेबल के अंदर, यूज़र अपडेट भी कर सकता है, ओके। ये 3 प्रिविलेजेस मुझे देना है किसी यूज़र को स्टूडेंट नाम के टेबल पे, बट किसको, तो मुझे यूज़र का नेम यहाँ पुट करना पड़ेगा। लाइक मुझे यहाँ पर देना है यूज़र जयेश को, तो मैंने लिख दिया टू जयेश। ये है हमारा ग्रांट क्वेरी को यूज़ करने का तरीका। जैसे हमने ग्रांट को यूज़ किया है ठीक वैसे ही हम रिवोक को भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें किसी प्रिविलेज को यूजर से लेना है, जस्ट हम क्या टाइप करेंगे, रिवोक। मुझे कौन सा प्रिविलेज लेना है, मुझे इंसर्ट करने वाला प्रिविलेज लेना है, ओके, और अपडेट करने वाला प्रिविलेज वापस लेना है। तो रिवोक इंसर्ट अपडेट ऑन द नेम ऑफ द टेबल दैट इज स्टूडेंट। और किससे लेना है, ओके। अभी हमने क्या यूज़ किया था, टू यूज़ किया था, बट अब हम क्या यूज़ करने वाले, फ्रॉम, यानी हमको लेना है तो फ्रॉम जयेश। ये ग्रांट और रिवोक को यूज़ करने का तरीका। नाउ द नेक्स्ट वन इज TCL, मीन्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एक्चुअली हमको नेम से मालूम पड़ रहा है। यदि हम लोग देखें, यदि हमें पूरे वर्क को सेव करना है तो हम कमिट पुट करेंगे,
ओके, हम इसे सेव पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, रोल बैक क्रिएट कर सकते हैं, सेट ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हमको कमिट में सेव करना है, जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, COMMIT कमिट टाइप कर दूंगा कमांड के अंदर, तो डेटा जो भी है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं किसी भी SQL कमांड को टाइप करने के बाद हमने लास्ट में कमिट रख दिया, मीन्स वो सेव हो गया। यदि हमको रोल बैक करना है तो रोल बैक के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक सिंटेक्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सेव पॉइंट के लिए भी होता है। यदि आपको सेव पॉइंट यूज़ करना है, जस्ट राइट सेव पॉइंट कीवर्ड, ओके, और जो भी आपको नेम देना है सेव पॉइंट को आप नेम दे सकते हो। जैसे हमको EE नेम देना है, तो इस तरह से हम सेव पॉइंट के सिंटेक्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यदि हम सेव पॉइंट का यूज़ देखें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोल बैक टू सेव पॉइंट मीन EEN। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ट्रांजेक्शन कमांड, तो हम कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सेट ट्रांजेक्शन। अब कौन सा ट्रांजेक्शन हो सकता है कि हमको रीड राइट ऑपरेशन देना हो, ओके, ये ट्रांजेक्शन देना हो, या फिर हमको ओनली रीड ओनली ट्रांजेक्शन देना हो। तो ये सेट ट्रांजेक्शन को यूज़ करने का तरीका। सो ये था DBMS RGPV यूनिट 5, ओके, जो कि हमने डिस्कस किया है RGPVnotes.in से। जितने भी नोट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए सभी अवेलेबल है RGPVnotes.in पे। सो आई होप स्टूडेंट को ये लेक्चर एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।